तो ये है वर्ल्ड ज्योग्राफी का मास्टर वीडियो, ठीक है, बहुप्रतीक्षित मास्टर वीडियो। इसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी, संपूर्ण वर्ल्ड ज्योग्राफी है आपकी। विश्व भूगोल की जो भी चीज़ें मानचित्र के माध्यम से हम पढ़ते हैं वो सभी मेरे द्वारा यहाँ पर अवेलेबल कराई गई हैं, ठीक है। एक एक चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी, यहाँ तक कि मैंने ब्रह्मांड को भी लिया है, ठीक है। ब्रह्मांड और सौर मंडल के बारे में चर्चा करेंगे। थोड़ा सा मैं महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को भी यहाँ पे लूँगा, प्लेट वितरणिकी सिद्धांत के बारे में भी चर्चा करूँगा, और जहाँ तक भी हो सकेगा जितने भी सेक्शन हैं, नदियाँ हो गई, पर्वत हो गए, पठार हो गए, झील हो गए, सागर हो गए, जलसंधियाँ हो गई, है ना, राज्य देश हो गए, देशों से संबंधित कोई बात हो गई, मरुस्थल हो गए, जितने भी सेक्शन होते हैं उन सभी सेक्शन को एक क्लास में समेटने का प्रयास करूंगा। जब तक अंत तक आप जब इसको पूरा कंप्लीट होगा उसके बाद आपको समझ में आएगा कि पूरा विश्व में संबंधित क्या क्या सेक्शन है। कोशिश ये की गई है कि जो चीज़ें एग्ज़ाम पे ज़्यादा हैं उन पे ज़्यादा फोकस किया जाए, है ना। तो सभी विषयों को यहाँ पर मैंने समेकित किया है। आपका काम है बस धैर्य से मुझे सुनना, है ना, धैर्य से सुनना और सारा कंसंट्रेशन अभी क्लास पे ला देना। बाकी मेरा काम है कैसे मैं आपके ध्यान को आकर्षित करता हूँ, ठीक है। ये मेरी खुद की जो शैली होगी वो आपका ध्यान आकर्षित करेगी, ठीक। विश्व भूगोल को बिल्कुल बेसिक से शुरू करूँगा, कोई किसी भी तरीके से नहीं, तो इसलिए परेशान नहीं होना। विश्व भूगोल बिल्कुल बेसिक से, कभी नहीं पढ़ा तो भी समझ में आएगा, ठीक। चलिए प्रारंभ करते हैं। तो जब विश्व भूगोल हमें शुरू करना है उससे पहले थोड़ा सा ग्लिम्स लेते हैं पूरे ब्रह्मांड का, ठीक है। ब्रह्मांड कैसे बना इसको लेके बहुत सारी थ्योरीज आई, है ना। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो थ्योरी थी वो थी, क्या नाम था उसका, महाविस्फोट सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी। देने वाले पर्सन थे जॉर्ज लेमेंतियर, ठीक है। और जॉर्ज लेमेंतियर ने बताया कि एक सघन पिंड था, एक सघन पिंड था, और उस सघन पिंड में क्या था, अत्यधिक संकेंद्रण के कारण क्या हुआ, समय के साथ उसमें विस्फोट हो गया और उस विस्फोट के परिणामस्वरूप ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, ठीक है। और उसी घटना ने, उस आकस्मिक महाविस्फोट ने पूरे ब्रह्मांड का सृजन किया, जो निरंतर क्या हो रहा है, विस्तारित होता चला जा रहा है, निरंतर विस्तारित होता चला जा रहा है। एक बात तो ये, आगे की बात हम ये करेंगे कि जब इन्होंने बताया कि ब्रह्मांड बना और ब्रह्मांड का मैं बता रहा हूँ कि विस्तार हो रहा है, उस विस्तार के क्रम पे वर्तमान में देखा जाए तो लगभग ब्रह्मांड में बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, आकाश गंगाएं हैं, और उन आकाश गंगाओं में बहुत सारे तारे हैं। उन तारों में बहुत सारे, ठीक है, ऐसे तारे हैं जिनके पास खुद का सौर मंडल है। जैसे कि हमारे पास हमारा तारा है सूर्य और उसका अपना खुद का एक सौर मंडल है जिसमें कुछ ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं अभी हमारे सूर्य के पास, कुछ क्षुद्र ग्रह हैं, कुछ बौने ग्रह हैं जिसमें प्लूटो का नाम आता है। तो यहाँ पर हम पूरी चर्चा करेंगे। तो सूर्य का ही एक हिस्सा है पृथ्वी जिसमें हम निवास करते हैं, और उसी पृथ्वी का समग्र अध्ययन आज करने जा रहे हैं। वो पृथ्वी कैसे बनी, क्या उसकी थ्योरीज हैं। पहले ये कहा जाता था, ठीक है, एक पर्सन थे जिसका नाम था अल्फ्रेड वेगनर। अल्फ्रेड वेगनर ने पूरा अध्ययन करने के बाद ये बताया कि ये जो वर्तमान में आपको मानचित्र दिख रहा है ये विश्व का मानचित्र ऐसा नहीं था। अल्फ्रेड वेगनर ने कहा कि पूरा विश्व में जितने भी भूभाग है, जितना भी स्थलीय भाग है, ये स्थलीय भाग एक जगह जुड़ाव रखता था। वो एक जगह क्या थी, अंटार्कटिका महाद्वीप से पूरा भाग जुड़ा हुआ था। अंटार्कटिका महाद्वीप से पूरे महाद्वीप जुड़ाव रखते थे, और उस पूरे एक विशाल भूखंड का नाम क्या दिया गया था, पैंजिया। विशाल भूखंड का नाम क्या दिया गया था, पैंजिया। तो एक विशाल भूखंड था जिसका नाम उन्होंने पैंजिया दिया, और एक विशाल जलराशि थी जिसका नाम उन्होंने पैंथालासा दिया। कालांतर में बहुत सारे, अब इसको लेकर के, फोर्सेस को लेकर के उन्होंने नहीं बताया कि ऐसे कौन से बल लगे जिसके कारण से पैंजिया में विखंडन हो गया, ठीक है। ये चीज़ बताने में वेगनर असफल रहते हैं, लेकिन बाद में बहुत सारी थ्योरियाँ हैं, जैसे संवहनीय धारा सिद्धांत, वो थ्योरी ने, सिद्धांत ने बताया कि कैसे पैंजिया विखंडित हो गया, ठीक है। और उस पैंजिया के विखंडन के परिणाम स्वरूप आधुनिक मानचित्र हमें देखने को मिलता है। ये सतत बनने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। और इसको सबसे ज़्यादा व्याख्यायित करने का काम किया प्लेट वितरणिकी सिद्धांत ने, ठीक है। अब ये चर्चाएं होंगी, जब विस्तृत क्लास होगी तो वहाँ पर आपको प्लेट वितरणिकी सिद्धांत, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, थोड़ा बड़ा टॉपिक होता है। कैसे कैसे अल्फ्रेड वेगनर ने सिद्ध करने का प्रयास किया, कैसे उसने क्या किया, महाद्वीपों को, तटों को आपस में मिलाने का प्रयास किया। विभिन्न पक्ष हैं, विभिन्न मुद्दे हैं जिन पर चर्चा हम वहाँ पर करेंगे। मैं यहाँ पर आपको सिर्फ एक छोटा सा ग्लिम्स देना चाहूँगा। तो प्लेट वितरणिकी सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी में 7 बड़ी प्लेटें हैं, ठीक है। पृथ्वी में 7 बड़ी प्लेटें हैं, उनमें महाद्वीप और महासागर अवस्थित हैं, और लगभग 20 छोटी छोटी प्लेटें हैं। तो यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो पैंजिया जब विखंडित हुआ तो 2 भागों में बटा, लॉरेंसिया और गोंडवाना लैंड,
ठीक है। भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा था और कालांतर में इनमें आपस में नहीं बनी और आपस में एक दूसरे से दूर जाने लगे, गतिशील हो गए और गतिशील होने का कारण कन्वेंशनल सेल थ्योरी सिद्धांत समझाने का प्रयास करता है और वर्तमान में आपको ये आधुनिक मानचित्र देखने को मिलता है। अब आधुनिक मानचित्र में ये पूरा विश्व का जो मानचित्र हमें मिला, ठीक है, इसमें महाविस्फोट सिद्धांत से जो शुरुआत हुई थी वो वर्तमान के स्वरूप तक पहुंची और इसी का विस्तृत अध्ययन हम आज करेंगे। हम जानेंगे कि कहाँ पे पर्वत है, कहाँ पे पठार है, कहाँ पे झील है, कहाँ पे नदियाँ हैं, कहाँ पे मरुस्थल हैं, कहाँ पे जलसंधियाँ हैं, कौन कौन से सागर होते हैं। तो पूरे विश्व का समग्र अध्ययन यहाँ कराने का प्रयास करूँगा मैं। उससे पहले थोड़ा सा हम सौरमंडल की बात कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा हम सौरमंडल की बात करते हैं। सूर्य और सूर्य का परिवार, ठीक है, जिसमें 8 सदस्य हैं। सूर्य और उसका परिवार जिसमें 8 सदस्य हैं, इन सदस्यों के नाम क्रमशः, ठीक है, दूरी के अनुसार सबसे पहले बुध आता है, शुक्र आता है, फिर हमारा पृथ्वी जीवित ग्रह है ये, इसके बाद मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, यूरेनस, नेपच्यून, ठीक है। ये 8 ही ग्रह हैं। 2006 से पहले 9 ग्रह हुआ करते थे, अब 8 बचे हैं। एक ग्रह प्लूटो डिस्क्वालीफाई हो गया है, ठीक है। अब बात करते हैं इनके पास उपग्रह हैं कि नहीं। उपग्रह क्या है? उपग्रह एक ऐसा पिंड है जो ग्रह के चारों तरफ घूमता है। ग्रह एक ऐसा पिंड है जो तारे के चारों तरफ गिनता है। तारा एक ऐसा पिंड है जिसमें स्वयं की ऊष्मा और प्रकाश होती है। ग्रह एक ऐसा पिंड है जिसमें स्वयं का ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है। बहुत आसान भाषा में यहाँ पे मैं चर्चा कर रहा हूँ उपग्रह की। तो बुध और शुक्र ये 2 ऐसे ग्रह हैं जिनके पास उपग्रह नहीं, उपग्रह विहीन है, खुद का कुछ सैटेलाइट नहीं। कृत्रिम उपग्रह भेजे गए हैं बहुत सारे नासा के द्वारा, है ना, लेकिन प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। प्राकृतिक उपग्रह पृथ्वी के पास है, एकमात्र उपग्रह चंद्रमा आप जानते हैं, बाकी सबके पास प्राकृतिक उपग्रह हैं, ठीक है। इनमें से मंगल आप जानते हैं, फोबोस और डीमोस। डीमोस सबसे छोटा उपग्रह है, पूरे सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह डीमोस है, ठीक है। इसके बाद बृहस्पति आता है, लेकिन बृहस्पति देखो सौरमंडल सिर्फ सूर्य और 8 लोगों से मिलकर नहीं बना, इसमें बहुत सारे उल्का पिंड हैं, क्षुद्र ग्रह भी हैं, है ना, छोटे छोटे बहुत सारे पिंड हैं। ये समूह है, पूरा सभी का समूह है, सबसे मिलकर बना हुआ है सौर परिवार। तो मंगल और बृहस्पति के बीच में एक पेटी पाई जाती है जिन्हें क्षुद्र ग्रह कहा जाता है, ठीक है। ये भी ध्यान रखना, किसके किसके बीच में? मंगल और बृहस्पति के बीच में। तो बृहस्पति एक सबसे बड़ा पिंड है, सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह है और इसके पास जो इसका सबसे विशाल उपग्रह है उसका नाम है गैनीमेड, और सबसे ज़्यादा उपग्रहों वाला ग्रह भी बृहस्पति ही है, ठीक है। इसको एक कृत्रिम अंतरिक्ष अभियान भेजा गया था नासा के द्वारा, जूनो अंतरिक्ष यान पहुंचा था अभी हालिया समय में ही और चर्चा में रहा था काफ़ी। आगे चर्चा करते हैं शनि की। शनि के चारों तरफ वलय बने हुए हैं, 7 वलय हैं, ठीक है। शनि के पास ही वलय नहीं है, यूरेनस के पास भी वलय हुए हैं, ठीक है। यूरेनस के पास 5 वलय हैं। तो शनि का एक उपग्रह है जिसका नाम है टाइटन, ठीक है। इसके पास खुद का वायुमंडल है, टाइटन के पास खुद का वायुमंडल है। और इसके बाद यूरेनस, यूरेनस के बाद नेपच्यून। तो हमारी चर्चा होनी है अर्थ को, पृथ्वी को लेके, पृथ्वी और पृथ्वी पे अवस्थित उसका पूरा क्या, पूरा विशाल जितना भी भूखंड है। ये भूखंड कैसे है, कहाँ पे अवस्थित है, कौन सा भूखंड, ये महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बाद जो तय हुई थ्योरी, उसी के आधार पर चर्चा करेंगे। तो अब हम पूरे पृथ्वी की चर्चा करने वाले हैं कि पृथ्वी पे कहाँ पर कौन सा महाद्वीप है, कौन सा महासागर है। दरअसल जब भूगोल बनाया जा रहा था, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, बड़े बड़े भूखंडों का नाम महाद्वीप रख दिया। द्वीप क्या होता है? द्वीप एक ऐसा क्या है, एक ऐसा भूभाग है द्वीप जिसको चारों तरफ से जलराशि घेर कर रखती है। द्वीप एक ऐसा भूभाग है जिसको चारों तरफ से जलराशि घेर कर रखती है। महाद्वीप विशाल भूभाग है, ठीक है, जो चारों तरफ से जल से घिरे होते हैं। भाई है कितना, 29% ही तो भूभाग वाला क्षेत्र है, बाकी का 71% तो जलराशि है जो चारों तरफ से घेर रखी है। तो एक बार देखते हैं कि कहाँ पर क्या है। यहाँ पे मैंने दिखाने का प्रयास किया है, महासागर भी दिखाया है और यहाँ पर मैंने स्तर लाइन तो है ही। आप देख सकते हैं एक ये बहुत बड़ी ये एक बहुत बड़ा यहाँ पे क्षेत्र दिख रहा है और बहुत विशाल भूभाग दिख रहा है यहाँ पे। इसको बोलते हैं यूरेशिया। यूरेशिया पुराना कॉन्सेप्ट था, लेकिन अब यूरोप को भी एक अलग महाद्वीप माना जाने लगा। कारण है, बहुत सारे कारण हैं, हम चर्चा करेंगे इस पे कभी कि यूरोप एक महाद्वीप कैसे हो गया। यूरोप तो ऐसा नहीं है, अलग अलग तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर यूराल पर्वत है, यूराल नदी है, काकेशस पर्वत है, कैस्पियन सागर है, ये सब एशिया से यूरोप को अलग करते हैं, ठीक है। और इस पे महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत भी इसकी चर्चा करता है, प्लेट वर्तनी के सिद्धांत भी इसकी चर्चा करता है।
ठीक है। इसी प्रकार से भारत को भी उपमहाद्वीप कहा जाता है, क्योंकि भारत में भी हिमालय पर्वत श्रेणी है ना। तो चर्चा करेंगे ये कभी हम लोग जब विस्तृत क्लास लेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ये पूरे भूखंड को यूरेशिया कहा जाता है। इसमें 2 महाद्वीप हैं, यूरोप और एशिया। एशिया सबसे बड़ा भूखंड है, ठीक है। इसके बाद एशिया के बाद अफ्रीका का नंबर आता है। एशिया के बाद अफ्रीका बहुत बड़ा भूखंड है, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। फिर आपका उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, फिर अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में आवास क्षेत्र नहीं, यहाँ पे अनुसंधान केंद्र भर हैं, ठीक है। और इसके बाद आपका नंबर आता है किसका? यूरोप का, फिर ऑस्ट्रेलिया का। ये पूरा क्रम है इनका, ठीक है। सबसे पहले एशिया, एशिया के बाद अफ्रीका, अफ्रीका के बाद उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। ये पूरा क्रम है, ठीक है। किस आधार पे? क्षेत्रफल के आधार पे, कौन कितना बड़ा है, कौन कितना छोटा है। महासागरों की बात करें तो महासागर बहुत सारे हैं। महासागर ही नहीं, सागर भी बहुत सारे हैं। छोटी छोटी जलराशियाँ सागर कहलाती हैं, बड़ी जलराशियाँ महासागर कहलाती हैं। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। देखिए प्रशांत महासागर, नाम ही है प्रशांत, सबसे बड़ा और शांत रहता है। जो जितना बड़ा होता है उतना ही शांत होता है, ठीक है। तो प्रशांत उसको परिभाषित करता है। तो प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। उसके बाद एक अटलांटिक महासागर है। एस आकार की आकृति यहाँ पर बनाता है। एस आकार की आकृति यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये आपका अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका, ये आपका दक्षिणी अमेरिका, इधर यूरोप लगता है, इधर अफ्रीका लगता है। इन सभी के मध्य पे यहाँ पे अटलांटिक महासागर, बड़ी जलराशि है। एक महासागर है आपका हिंद महासागर, इंडियन ओशन, ठीक है। यहाँ पे इंडियन ओशन है और ये भी बहुत बड़ी जलराशि है, लेकिन ये क्या है? लैंडलॉक है। यहाँ पे ज़मीन ने ऊपर से इसको घेर रखा है, तो बहुत बड़ा विस्तार नहीं है इसका। और एक है आपका आर्कटिक महासागर, ठीक है, आर्कटिक महासागर। और भी 4 ही मुख्य हैं, ठीक है। दक्षिणी सागर, ये सब चीज़ें अलग हैं, मैं अभी इनकी चर्चा करता हूँ कि सागर कितने प्रकार के हैं, है ना, उनकी चर्चा हम अलग करेंगे। तो मूल रूप से आपका यही है पूरा जो विश्व है। विश्व में ये महाद्वीप हैं, हर महाद्वीप में देश हैं, ठीक है। हर महाद्वीप में देश हैं। जैसे कि हम भारत की बात करते हैं तो भारत क्या है? 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेशों को मिला देते हैं तो भारत बन जाता है। एशिया क्या है? 45 देशों का समूह एशिया है। 55 देशों का समूह अफ्रीका है ना। 15 देशों का समूह दक्षिणी अमेरिका है। तो इस तरीके से ये कुछ देशों के समूह हैं महाद्वीप, बहुत सारे देश हैं यहाँ पे। दरअसल वेस्टफेलिया जो 1648 की संधि थी, अंतर्राष्ट्रीय संधि थी, इस संधि के द्वारा क्या किया गया? राष्ट्र राज्य की अवधारणा का जन्म हुआ और राज्यों का सीमाओं का निर्धारण किया गया। ये सीमा इस राज्य की है, ये सीमा इस राज्य की है ना। तो उसी के बाद ये पूरी अवधारणा आपको देखने को मिलेगी। यही है पूरी चीज़ें। तो यहाँ पर अब एक एक करके हम लोग चर्चा करते चले जाएंगे। एक बात करते हैं कि महाद्वीप हैं, जितने भी महाद्वीप हैं, इनमें जो देश हैं, क्षेत्रफल के हिसाब से देशों का क्रम एक बार देखते हैं। देखो इसको याद कर लेना, अभी याद कर लेना है। यहाँ पर देखिए ये रसिया सबसे बड़ा देश है, सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर रसिया है, ठीक है। इसके बाद इसके जस्ट बगल में कनाडा है, ठीक है। दूसरे नंबर पे कनाडा आता है। फिर वापस आते हैं रसिया से नीचे चाइना, तीसरे नंबर पे चाइना, फिर वापस जाते हैं कनाडा से नीचे यूएसए, चौथे नंबर पे यूएसए, 5वें नंबर पे ब्राज़ील, 6वें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, 7वें नंबर पे भारत। फिर से एक बार देखते हैं, रसिया, कनाडा, चाइना, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। भारत 7वें नंबर पे है। बहुत आसानी से आपको देखना है। पहले आप रसिया से कनाडा जाएंगे, ठीक है। कनाडा से फिर वापस आएंगे, चाइना आएंगे, चाइना से जस्ट नीचे यूएसए जाएंगे, फिर इसके बाद ब्राज़ील जाएंगे, फिर इसके बाद ऑस्ट्रेलिया और फिर भारत। ये आपका पूरा क्रम है। जनसंख्या के आधार पे कौन नहीं जानता? चाइना नंबर 1, हम दूसरे नंबर पे, है ना। इसके बाद तीसरे नंबर पे यूएसए, चौथे नंबर पे इंडोनेशिया, 5वें नंबर पे ब्राज़ील, ठीक है। ब्राज़ील की जनसंख्या उत्तर प्रदेश की जनसंख्या से कम है, तो यदि ब्राज़ील की जगह उत्तर प्रदेश को बना दिया जाए तो 5वें नंबर पे यूपी आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो ओवरऑल ये 5 देश ऐसे क्रम से याद रखना चाहिए आपको, ताकि जनसंख्या और क्षेत्रफल से आप गलत ना करें। आ जाता है, कभी कभी आ जाती हैं चीज़ें, तो ये सब ध्यान रखना चाहिए। अब हम पूरी अवस्थितियाँ देखते हैं, कहाँ पर क्या अवस्थित है। एक एक महाद्वीप मैंने यहाँ पर दिखाया है, ठीक है। हर महाद्वीप में कहाँ पर कौन से पर्वत हैं, कौन सी झील है, कौन सी नदियाँ हैं, ये सब चीज़ें आप बहुत आसानी से समझते चले जाओगे। बस थोड़ा सा कंसंट्रेट करना है, बहुत इजी है, ठीक है, बहुत इजी है, बहुत आसानी से समझना है चीज़ों को। तो यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले हम लोग चलते हैं पर्वतों की बात करते हैं। सभी विश्व के एक साथ एक नज़र में सारे पर्वत देखते हैं। ये मानचित्र में मैंने पर्वत दिखाने का प्रयास किया,
ठीक है, निश्चित तौर पे कुछ दिख नहीं रहा होगा, लेकिन मैं हूँ दिखाने वाला। ठीक है, जैसे जैसे बोलता जाऊँ समझते चले जाना है। तो विश्व का सबसे बड़ी पर्वत श्रेणी क्या नाम है? एंडीज। एंडीज पर्वत श्रेणी आपकी ये अवस्थित है। इसको बोलते हैं दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। क्या बोलते हैं? दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप। तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में आपकी एंडीज पर्वत श्रेणी है। कौन सी है? एंडीज पर्वत श्रेणी। ठीक है, इसके बाद ऊपर चलता है। अभी एंडीज पे कौन सा पर्वत शिखर है, उसका मुख्य पर्वत, सब देखेंगे। सातों महाद्वीप के बड़ी बड़ी पर्वत शिखरों की चर्चा करेंगे। ठीक है, आने वाले भविष्य में आपका करियर इस पे भी बन सकता है कि आप माउंटेनिंग करने लगो, सातों महाद्वीप की पर्वत शिखरों पे चढ़ना है। चढ़ सकते, क्या बात है, बुढ़ाती दर की ही शौक पला, लेकिन पला तो सही है ना। कुछ नहीं तो दक्षिण भारत का डोंडा बेटा या नाई मुड़ी तो चढ़ ही सकते हो, है ना। तो कुछ नहीं, यहाँ पे हम पूरी चर्चा करेंगे। तो एंडीज है, ठीक है, एंडीज है। पहले मैं बड़ी बड़ी चोटी सारी आपको दिखा देता हूँ, फिर पर्वत शिखरों पर आएंगे। तो एंडीज है, यहाँ पर देख सकते हैं, ये पश्चिमी तट पर है। ठीक है, वैसे प्रशांत महासागर का पूर्वी तट है ये, लेकिन दक्षिणी अमेरिका को देखेंगे तो दक्षिणी अमेरिका का पश्चिमी वाला सिरा, वहाँ पे एंडीज पर्वत श्रेणी का कैसा विस्तार है? उत्तर से दक्षिण विस्तार है, उत्तर से दक्षिण विस्तार है। ठीक है, इसके बाद दूसरी है रॉकीज़। यहाँ पे देखिए, रॉकीज़ आपकी कहाँ पे है? अमेरिका, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की पर्वत श्रेणी। पर्वत श्रेणी, पर्वतों की श्रृंखला, पर्वत श्रेणी एक पर्वत नहीं है, पूरी श्रृंखला है। कैसे बने, प्लेवर्तनी सिद्धांत ये सब व्याख्या करता है। ठीक है, इसकी चर्चा यहाँ पे नहीं करेंगे, लेकिन है यहाँ पे अवस्थिति। रॉकीज कहाँ पे हैं? आपके उत्तरी अमेरिका में। याद रखना है इस बात को, इसको भूलना नहीं है। आगे चर्चा नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अपने अफ्रीका महाद्वीप में, कि अफ्रीका महाद्वीप में कौन कौन सी है। यहाँ पे 3-4 श्रेणियाँ मैं आपको बताऊँगा। पहली है एटलस, याद रखिए, एटलस श्रेणी। ठीक है, एटलस से जस्ट नीचे यहाँ पर देखिए, ये साउथ अफ्रीका है आपका। यहाँ पे डेक्कन वर्क्स, डेक्कन्स वर्ग यहाँ पर है आपकी, ये डेक्कन्स वर्ग, यहाँ पे है एटलस। यहाँ पे आप देखेंगे ये वाला क्षेत्र, वैसे भी जनजातियाँ बहुत सारी ज़्यादा रहती हैं यहाँ पे, तो जनजातियों के नाम पे मुचुंगा, मुटुम्बा ऐसे नाम है। ठीक है, तो मितुम्बा, यहाँ पे मितुम्बा है, यहाँ पे मुचुम्बा है, मुचुंगा है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इजली आप जान जाओगे। और यहाँ पे किलीमंजारो है, वैसे पर्वत शिखर भी है, पीक भी है, लेकिन छोटी सी पर्वत श्रेणी है यहाँ पे। और यहाँ पे कांग पर्वत श्रेणी है, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। एटलस और डेक्कन्स वर्ग आपको याद रखना है, अफ्रीका की मुख्य पर्वत श्रेणियाँ, एटलस और डेक्कन्स वर्ग। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा एशिया। एशिया में हमारा सबसे पहले हिमालय। ठीक है, विश्व की सबसे ऊंची ऊंची चोटियाँ, विश्व की सबसे ऊंची ऊंची चोटियाँ सारी हिमालय पे अवस्थित हैं। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला नहीं है ये, वो तो एंडीज है, लेकिन इसमें सबसे ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं। अभी चर्चा करेंगे कौन कौन सी चोटियाँ हैं। टॉप 5 चोटियाँ मैं बताऊँगा, वो सारी हमारे ही पास हैं। ठीक है, एक बात और करते हैं यहाँ पे आप देखिए, एशिया में ये जो आपका ये आपका यूरोप वाला क्षेत्र है, जो एशिया और यूरोप को अलग करता है, इसका नाम है यूराल पर्वत। क्या नाम है इसका? यूराल पर्वत। एशिया और यूरोप को पृथक करता है। इसके बाद यहाँ पे आपका है स्कैंडिनेवियाई कंट्री है। स्कैंडिनेवियन कंट्री पे कौन कौन सा आता है? नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, आइसलैंड, ये 4 कंट्रियाँ जो है स्कैंडिनेवियाई कंट्री कहलाती हैं। तो यहाँ पे एक पर्वत श्रृंखला है जिसको बोलते हैं स्कैंडिनेवियन पर्वत श्रृंखला, पर्वतमाला। ठीक है, उन्हीं कंट्रीज़ के नाम पे इसको रख दिया गया है। ठीक है, आगे यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे आल्पस, ये स्विट्जरलैंड है, वो वाला क्षेत्र है, आल्पस है। यहाँ पे जूरा है, और एक पर्वत श्रृंखला और है, जर्मनी में बहुत फेमस है, उसका नाम है ब्लैक फॉरेस्ट। ब्लैक फॉरेस्ट, ठीक है, तो यहाँ पर ब्लैक फॉरेस्ट भी है। आगे चर्चा करते हैं। यहाँ पे आपको, ये तो कभी आप याद ही नहीं करते हो, सऊदी अरेबिया वाला क्षेत्र, यहाँ भी पर्वत श्रृंखलाएं हैं। ठीक है, क्या नाम है? जैग्रोस। यहाँ पे जैग्रोस है, ईरान में एल्ब्रुस है। ठीक है, इसके बाद आपका अफगानिस्तान में हिंदू कुश है, और पाकिस्तान में सुलेमान रेंज है। और चाइना में जाएंगे तो चाइना में तो सब कोई जानता है, कुनलुंग सान, तियान सान। ठीक है, तो जो सान लगा हो चाइना की पर्वत श्रेणियाँ हैं। ठीक है, लेकिन मुख्यतः हिमालय नेपाल में है, ये जो हिमालय पर्वत श्रृंखला, बृहत हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय, है ना, तो ये सब आपकी सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला एशिया में है। इसके बाद अफ्रीका की बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं। आप ऑस्ट्रेलिया पे आएंगे तो ऑस्ट्रेलिया पे बहुत आसान है ऑस्ट्रेलिया को याद करना। जहाँ पे ग्रेट शब्द लगा हो, ऑस्ट्रेलिया से है मतलब। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, है ना, ग्रेट आर्टिजन बेसिन, ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, जो ग्रेट है सब महान लोग वहीं पे। तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज इसकी पर्वत श्रेणी का नाम है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये ऑस्ट्रेलिया की पर्वत श्रेणी। एक बार फिर से चर्चा करते हैं जितनी भी पर्वत श्रेणियाँ हैं। एंडीज दक्षिणी अमेरिका, रॉकीज उत्तरी अमेरिका, है ना,
अफ्रीका में एटलस और डेंकेन्सबर्ग, मुचिंगा, मुतुम्बा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आते हैं ये वाले क्षेत्र में, तो यूराल पर्वतमाला, हिमालय पर्वत श्रेणी, हिंदू कुश है, सुलेमान है, जैग्रोस है, एल्ब्रूस है, अल्पस है, जुरा है, ब्लैक फॉरेस्ट है, स्कैंडिनेवियन है, ठीक। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज हो गई, ठीक है। ये इस पे ज़्यादा कुछ है नहीं। अब इनमें पर्वत शिखर है, ये जो सर्वोच्च पर्वत शिखर है उनकी चर्चा करते हैं। यदि शुरुआत करते हैं इंडीज से ही, तो इंडीज का जो पर्वत शिखर है इसका नाम है एकांकागुआ। क्या नाम है? सर्वोच्च पर्वत शिखर, सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो इंडीज में है एकांकागुआ, लेकिन ज़्यादा ऊंचा नहीं है, 6960 मीटर ही है बस, 6960 मीटर ये है एकांकागुआ, ठीक है। इसी के पास जो है आपका उस पाल्टा दर्रा पड़ता है। एंडीज देखो लगातार बिल्कुल सतत एक दर्रा है इसमें जो एंडीज को काटता है बीच से, ठीक है। चिली और अर्जेंटीना को जोड़ता है। यहाँ पर ट्रांस एंडीज क्या है? रेलवे है, ट्रांस एंडीज रेलवे है, जो पूरे कभी आपको आनंद लेना हो ट्रेन में बैठ करके एरोप्लेन का, तो आप कभी इस वाले क्षेत्र पे जाइएगा। यहाँ पे ट्रेन जो चलती है वो बादलों के ऊपर चलती है, इतनी ऊंचाई पर है ये, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा कि हम प्लेन पे बैठे हैं कि ट्रेन पे बैठे हैं। तो यहाँ पे ट्रांस एंडीज रेलवे है, बड़ी फेमस है, बहुत सुंदर है। तो यहीं पर आपका जो है, यहाँ पे आपकी सेंटियागो है, सबसे ऊंचाई पर अवस्थित राजधानी है, चिली की राजधानी सेंटियागो के पास ही है ये। तो अभी इसकी सबकी चर्चा करेंगे, अभी इस पर आगे जब आएगा तो पूरा एक एक टॉपिक देखेंगे। मैं यहाँ पे बस ये समझाना चाह रहा हूँ कि इंडीज की सबसे ऊँची पर्वत शिखर एकांकागुआ है, माउंट एकांकागुआ, याद रखना है। रॉकीज पे आते हैं। रॉकीज के देखो, रॉकीज पर्वत श्रेणी जो है, तो रॉकीज पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी जो है वो उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च चोटी नहीं है। रॉकीज पर्वतमाला की जो सर्वोच्च चोटी है वो एल्बर्ट है, माउंट एल्बर्ट है, लेकिन एल्बर्ट सर्वोच्च पर्वत श्रेणी चोटी नहीं है, वो तो माउंट मैकेंजी, यहाँ पे मैकेंजी पर्वत श्रेणी है। यहाँ पे देखिए कुछ और पर्वत श्रेणी है, एक है मैकेंजी पर्वत श्रेणी, यहाँ पे ब्रुक्स पर्वत श्रेणी, यहाँ पे अलास्का पर्वत श्रेणी। तो मैकेंजी पर्वत श्रेणी पे अवस्थित है माउंट मैकिनले, वो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। माउंट मैकिनले उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर है, 6193 मीटर अवस्थित, ठीक है। इतनी इसकी ऊंचाई है बस, तो ध्यान रखना है। दक्षिणी अमेरिका का सर्वोच्च माउंट एकांकागुआ, उत्तरी अमेरिका का माउंट मैकिनले, ठीक है। रॉकीज में माउंट एल्बर्ट, ठीक है। आगे चर्चा करते हैं, यहाँ पे आते हैं थोड़ा सा। अफ्रीका की सर्वोच्च पर्वत चोटी किलिमंजारो, कौन सी? किलिमंजारो। विषुवत रेखा के नज़दीक अवस्थित है किलिमंजारो, लेकिन सर्वोच्च पर्वत चोटी होने के कारण से यहाँ पर भी क्या होती है? बर्फ पड़ती है। ऊंचाई पे है ना, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे टेम्परेचर कम होगा, चाहे विषुवत रेखा के ऊपर हो चाहे जिसके ऊपर हो। रूल सबके लिए बराबर है ना। ऐसा थोड़ा ना है कि विषुवत रेखा के ऊपर जाएंगे तो ठंडक कम रहेगी, ये तो धरातल को ज़्यादा ऊष्मा मिलती है। तो किलिमंजारो बर्फ से आच्छादित रहती है वर्ष भर, विषुवत रेखा के पास अवस्थित होने के बावजूद भी। चर्चा ये भी करेंगे, मैं आपको पूरे आपको सारे एक एक देश दिखाऊंगा कि विषुवत रेखा पे कौन कौन देश अवस्थित हैं। यहाँ पे ये भी चर्चा करूंगा क्या क्या कि कैस्पियन सागर के चारों तरफ लगने वाले देश कौन से हैं, भूमध्य, यही सब क्वेश्चन आते हैं, इन्हीं सबसे चीज़ें आती हैं, तो कुछ नहीं बचेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे किलिमंजारो सर्वोच्च पर्वत शिखर है, किसका? अफ्रीका महाद्वीप का। क्लियर रखना है, कोई दिक्कत कोई शक नहीं ना। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यूरोप पे जाते हैं। यूरोप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कोई बताएगा? माउंट एल्ब्रूस। कौन सा? माउंट एल्ब्रूस। यहाँ पे काकेशस पर्वत श्रेणी है, काकेशस पर्वत श्रेणी, उस पे माउंट एल्ब्रूस 5642 मीटर ऊंचा है। तो माउंट एल्ब्रूस यूरोप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। क्लियर। अब हम बात करते हैं अपने एशिया महाद्वीप की। एशिया महाद्वीप में सब जानता है, कौन नहीं जानता? एवरेस्ट, ठीक है, 8850 मीटर इसकी ऊंचाई है। दूसरे नंबर पे काराकोरम पे अवस्थित है केटू या गाडविन ऑस्टिन, है ना। गाडविन ऑस्टिन 8611 मीटर, ठीक है। तीसरे नंबर पे कंचनजंगा, कितनी है? 8598 मीटर, तीसरे नंबर पे कंचनजंगा है। यहीं पर एक है लोत्सो, यहीं पर अवस्थित है, ये तिब्बती नाम है लोत्सो। पांचवें नंबर पे लोत्सो आती है, सॉरी चौथे नंबर पे लोत्सो और फिर मकालू। तो ये हिमालय के हैं पर्वत शिखर, आपको थोड़ा सा याद रखना चाहिए। नंबर 1 पे एवरेस्ट है, सब जानते हैं। दूसरे नंबर पे केटू या गाडविन ऑस्टिन है, सब जानते हैं। तीसरे नंबर पे आपका कंचनजंगा है, चौथे नंबर पे लोत्सो। टॉप 5 हिमालय पे ही अवस्थित है, ठीक है। और टॉप 5 भी क्या, टॉप 10 तक हिमालय में,
अभी तो हमने बात ही नहीं की, मनसालू भी है, अन्नपूर्णा भी है, धौलागिरी भी है ना। तो ये सब नंदा देवी है, सब महापुरुष हैं सब यहाँ पे। तो बड़ी बड़ी चोटियाँ हिमालय पे अवस्थित हैं। हिमालय का भी उत्थान हो रहा है, बिल्कुल नई श्रेणी है, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार फिर से मैं फाइनली एक बार इसको समराइज करूँगा। हाँ, ऑस्ट्रेलिया का देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया में आप देखिए, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की सर्वोच्च पर्वत शिखर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर अवस्थित है। इसका नाम है माउंट कोयुत्सुको 2229 मीटर, हमारे अनाई मुड़ू से भी छोटा है। यहाँ तो पक्का चढ़ सकते हैं, कम से कम इतना तो बोल सकते हैं कि हमने एक महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत शिखर पे चढ़ाई की है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया जाना तो एक बार माउंटेनिंग करने का विचार जरूर बनाना। तो ये हम लोग अब यहाँ पे एक बार मैं फाइनली आपको पूरा फिर से समराइज करूँगा। पर्वत शिखर, जो पर्वत श्रेणियाँ हैं उनमें पर्वत शिखर, यहाँ पे देखिए पर्वत श्रेणियाँ मैंने बताया रॉकीज अवस्थित है। एक और पर्वत श्रेणी यहाँ पे अपलेशियन पर्वत श्रेणी। अपलेशियन बहुत प्राचीन पर्वत श्रेणी है। जैसे भारत में अरावली है, अरावली बेचारी बूढ़ी हो गई, घिस गई ऊपर से, ठीक है, ऊपर से अपरदित हो गई, बहुत पुरानी है, आर्कियन क्रम की चट्टानें, ठीक है। पृथ्वी की जो प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है अरावली का नाम आता है। अरावली जब अपने युवावस्था में रही होगी ना, तो हिमालय उसके सामने कुछ भी नहीं हो, बहुत ऊंची रही होगी। उसी प्रकार से उसकी समकक्ष अपलेशियन पर्वत श्रेणी कहाँ पर है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। तो यहाँ पर रॉकीज है, अपलेशियन है, ठीक है। यहाँ पे एलेगनी श्रेणी है, ऐसे कभी नाम मैच द फॉलोइंग में पूछ लेता है तो मैंने यहाँ बता दिया है। दो और इम्पोर्टेंट रेंज है, एक बोलते हैं कास्केड रेंज, दूसरा है कोस्टल रेंज। कास्केड रेंज, कोस्टल रेंज, फिर से एक बार, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की पर्वत श्रेणियों में रॉकीज, अपलेशियन, कास्केड रेंज, कोस्टल रेंज, ब्रुक्स श्रेणी, अलास्का श्रेणी, मैकेंजी श्रेणी, ठीक है। ये हैं, यहाँ पे दो और हैं, पश्चिमी सियाद्रे और पूर्वी सियरा माद्रे। पश्चिमी सियरा माद्रे, पूर्वी सियरा माद्रे, ये मैक्सिको में अवस्थित है और मध्य अमेरिका में अवस्थित है, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लो, लास्ट टाइम मैं बता रहा हूँ, अब नहीं बताऊँगा। रॉकी पर्वत श्रेणी, अपलेशियन पर्वत श्रेणी, यहाँ पर आपका है कास्केड रेंज, यहाँ पे है कोस्टल रेंज, यहाँ पे पश्चिमी सियरा माद्रे, यहाँ पे पूर्वी सियरा माद्रे, यहाँ पे अलास्का श्रेणी, यहाँ पे है ब्रुक्स श्रेणी, यहाँ पर है ब्रुक्स श्रेणी। बहुत आसान है। और ब्रुक्स से इसका सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट मैकिनले है, याद रखना है। सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट मैकिनले है, याद रखना है। इसके बाद ये वाला क्षेत्र दक्षिणी अमेरिका का एक ही मात्र एंडीज पर्वत श्रेणी, याद रखना है। और यहाँ पे भी कोस्टल रेंज है, तटीय श्रेणी, तट से लगी हुई श्रेणी कोस्टल रेंज बोल देते हैं, ठीक है। तो एंडीज का सर्वोच्च पर्वत शिखर एकांकागुआ, माउंट एकांकागुआ, ठीक है। इस पे उस्पाल्टा दर्रा है, ठीक है। और भी अभी अटकामा मरुस्थल, कोटापॉक्सी, उन सब की चर्चा करेंगे, वो बाद की बात है। अब आगे चर्चा कर रहे हैं हम लोग यूरोप को, एक बार देखते हैं। यूरोप में स्कैंडेनेवियन बता चुका हूँ, यूराल पर्वतमाला बता चुका हूँ, कॉकेसस पर्वतमाला है यहाँ पर, उसी पे सर्वोच्च शिखर एल्ब्रुस है। कॉकेसस पर्वतमाला पे ही सर्वोच्च शिखर कौन सा है? एल्ब्रुस, एल्ब्रुस, माउंट एल्ब्रुस, यूरोप का सर्वोच्च पर्वत शिखर। यहाँ पे आपका, ठीक है, एक बार फिर स्कैंडेनेवियन, जूरा पर्वत, आल्प्स, ब्लैक फॉरेस्ट, यूराल पर्वत, कॉकेसस पर्वत श्रेणी, इनफ, खत्म। इतना याद रखना है, बस याद रखोगे, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग किस पे? एशिया पे आते हैं। एशिया भी बहुत आसान है। एशिया पे आप यहाँ पे देखिए, ये पूरा सेक्शन ये है हिमालय का, ठीक है। एशिया यहीं पे पामीर नाट है। नाट क्या होता है? कई हिमालय श्रेणियाँ, कई पर्वत श्रेणियाँ आपस में आके एक साथ मिल जाती हैं और एक नॉट क्रिएट करती हैं। तो यहाँ पे पामीर की गांठ है और यहाँ से 3-4 पर्वत श्रेणियाँ निकलती हैं। एक तो आपकी हिमालय है, ठीक है, दूसरा हिंदुकुश अफगानिस्तान चली जाती है, सुलेमान पाकिस्तान आ जाती है, और कुनलुंग शान और तियान शान चाइना चली जाती है। ये भी पामीर नाट से ही जुड़ाव रखती है, ठीक है। तो ये पूरा आपका पामीर नाट से ही जुड़ाव रखने वाली ये पूरी गांठ याद रखिएगा। हिमालय, सुलेमान अब पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में हिंदुकुश, ठीक है, और यहाँ पर कुनलुंग शान और तियान शान चाइना में। इतना हो गया। सऊदी अरेबिया, अरेबियन प्रायद्वीप बोलते हैं इसको, अरब का प्रायद्वीप। अरब प्रायद्वीप में जैग्रोस है, ठीक है, जैग्रोस है। ईरान में एल्ब्रुस है, इतना ये याद रखना है। और सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट है, कौन नहीं जानता, ठीक है। अरावली आप जानते ही है, विंध्याचल आप जानते हैं, सतपुड़ा आप जानते हैं। संपूर्ण भारत के भूगोल पे मैं वो बात को बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ, ज़्यादा उसमें सोचना नहीं। तो ये एक बात हो गई, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, जिसमें माउंट कौन सा है? माउंट कोयुत्सुको। इनफ, ख़त्म। आपकी पर्वतमालाएं जितनी हैं इतना ही है, इतना ही पढ़ लो, इतने से काम हो जाना है,
ज़्यादा परेशान नहीं होना, इधर उधर नहीं भागना। ख़त्म। आगे अब नदियों पे चलते हैं। पर्वत के बाद नदी बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्वतों से ही निकलती है ना। तो पूरे विश्व की नदियाँ एट अ ग्लांस, एक ही बार में देखोगे आप पूरा, जितना पूरा विश्व का नदियाँ हैं, आपको कॉन्फिडेंस आएगा नदियों को देखने के बाद। आदमी को सबसे ज़्यादा यदि पसंद है तो नदी, पानी ही पसंद है ना। तो अब भारत में, भारत से नहीं, यहाँ से चालू करते हैं, ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी नदी कहाँ पर है बताइए? सिर्फ विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नील नदी है, ठीक है। और विश्व की सबसे बड़ी नदी दूसरी है जल धारण क्षमता के आधार पे, अमेज़न। तो अमेज़न आपकी पड़ती है कहाँ पर? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में, ब्राज़ील को चीरते हुए चली जाती है। और यहाँ पे पूरा जो इसका तट है, यहाँ पे सेल्वास वन है, सेल्वास वन है, और जिनको पृथ्वी का क्या बोलते हैं? फेफड़े बोलते हैं, ठीक है। अभी हालिया फ़िलहाल में ब्राज़ील को भी लगा कि डेवलपमेंट करना चाहिए, ठीक है। और बड़ी मात्रा में पेड़ों की, सेल्वास वनों की कटाई हुई, उसको लेके क्या हुआ? पर्यावरण पूरा, वहाँ पे क्लाइमेट चेंज की समस्या उभर रही है। तो अलग बात है, उस पर चर्चा नहीं करेंगे। यहाँ पे अमेज़न नदी है, ठीक है, अमेज़न नदी है, अमेज़न बेसिन है, और जल धारण क्षमता के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी नदी है। वाटर बॉडी सबसे ज़्यादा इसके पास। इसके बाद कुछ और प्रमुख नदियाँ, एक है पराग्वे, दूसरी है पराना, तीसरी है उरुग्वे। पराग्वे, पराना, उरुग्वे तीनों एक साथ मिल जाती हैं। प्रमुख 3 नदियां याद रखिएगा, पराग्वे, पराना, उरुग्वे। रियो डी प्लाटा यहाँ पर आकर के गिरती हैं, यहाँ पे रियो डी प्लाटा है, यहाँ पे बेसिन पे आके गिरती हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, बस यही इतना याद रखना, इतनी नदियाँ इनफ है इसके लिए। इस पे थोड़ा नदियाँ ज़्यादा हैं, ठीक है, लेकिन सब जानता है। मिसिसिपी, मिसौरी कौन नहीं जानता, बहुत फेमस नदियां हैं। पंजाकार डेल्टा बनाती हैं। कैसा डेल्टा बनाती हैं? पंजाकार डेल्टा बनाती हैं। तो यहाँ पे मिसिसिपी, मिसौरी, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की नदियां हैं। सेंट लॉरेंस नदी, सेंट लॉरेंस नदी का नाम सुना है? नहीं सुना तो सुन लो। यहाँ पे ग्रेट लेक्स वाला क्षेत्र है, अभी मैं बढ़ाऊंगा, ग्रेट लेक्स वाला क्षेत्र, महान झीलों वाला क्षेत्र, ठीक है। यहाँ पे 5 झीलें हैं, सुपीरियर है, मिशिगन है, ह्यूरन है, इरी है, ओंटेरियो है, ठीक है। यहीं से एक नदी है जो जा कर के यहाँ पे हडसन लेक है, यहाँ पे जाके, सॉरी, हडसन की बे ऑफ हडसन है, यहाँ पे जाके गिरती है। इसको बोलते हैं सेंट लॉरेंस नदी, सेंट लॉरेंस नदी। क्या बोलते हैं? सेंट लॉरेंस नदी, ठीक है। तो एक हो गई मिसिसिपी, मिसौरी, सेंट लॉरेंस नदी। टेनेसी नदी, दामोदर नदी घाटी परियोजना किसके आधार पे बनाई गई? टेनेसी नदी घाटी परियोजना। यहाँ भी बहुत बाढ़ आती थी, ठीक है। तो अमेरिका की सरकार ने वहाँ पर बहुत सारे बांध बनाए, उसी की तर्ज पे भारत सरकार ने दामोदर, बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना बनाई। तो टेनेसी नदी भी आपकी उत्तरी अमेरिका की प्रमुख नदी है। एक नदी है जो यूएसए और मैक्सिको की बॉर्डर बनाती है, नाम बताइए? रियो ग्रांडे। क्या नाम है? रियो ग्रांडे नदी। रियो ग्रांडे नदी यूएसए और मैक्सिको के बीच में बॉर्डर बनाती है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कोलोराडो रिवर, यहाँ पे कोलोराडो का पठार है, उसको चीरते हुए निकलती है कोलोराडो रिवर। यहीं पर आपकी कोलंबिया रिवर, ठीक है, कोलंबिया रिवर की सहायक नदी है स्नेक रिवर। और अलास्का में एक प्रमुख नदी है जिसका नाम है यूकान रिवर, यूकान। इसके बाद मैकेंजी है, और यहाँ पे नेल्सन नदी है। एक बार फिर से देखते हैं, यहाँ पर एक बार फिर से देखते हैं। मिसिसिपी, मिसौरी सब जानते हैं, सेंट लॉरेंस, टेनेसी, रियो ग्रांडे, कोलोराडो, कोलंबिया, यूकान, मैकेंजी, नेल्सन। इनका बिल्कुल लोकेशन भी याद रखना चाहिए आपको, ठीक है, लोकेशन भी याद रखना चाहिए। इन सबको एक बार मानचित्र में जाके खुद से देखिएगा, ये सब खुद के प्रैक्टिस का नतीजा होता है कि आपको चीज़ें याद होती हैं, ठीक है। बाकी पके पकाए में कुछ नहीं मिलता है, तो यहाँ पर समझना है। बस मैं यहाँ पर लोकेशंस दिखा रहा हूँ आपको, कहाँ पर क्या लोकेशंस हैं, ठीक। आगे चलते हैं। अब हम आते हैं अपने कहाँ पर? अफ्रीका महाद्वीप पे। भविष्य का महाद्वीप बोला जाता है इसे, ठीक है। 2012 मूवी किसी ने देखी है? उस मूवी में दिखाया गया है कि पूरी दुनिया तबाह हो गई, लेकिन भविष्य का महाद्वीप कौन बचा है? अफ्रीका। ऊंचाई है, काफ़ी ऊंचा है ये पूरा, यहाँ पठारी है, बीच में पठारी क्षेत्र है इसमें, ठीक है। तो अफ्रीका को भविष्य का महाद्वीप कहा जाता है। तो आने वाले समय में एक एक प्लाट, एक एक घर खरीद के रखो, कोई भरोसा नहीं। तो यहाँ पे सबसे बड़ी नदी है, विक्टोरिया झील से निकलती है, इसका नाम है व्हाइट नील। क्या नाम है? व्हाइट नील, श्वेत नील नदी, ठीक है। और एक छोटी सी एक नील नदी की सहायक निकलती है, उसका नाम है ब्लू नील। तो ब्लू नील और व्हाइट नील जब मिलती हैं दक्षिणी सूडान पे, इसके बाद बन जाती है नील नदी और व्हाइट नील। व्हाइट नील सबसे बड़ी नदी है, पूरे विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? श्वेत नील, ना कि नील नदी, ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे आगे एक तो हो गए नील नदी। इसके बाद यहाँ पे एक नदी, एक नदी है जो 2 बार
विषुवत रेखा को काटती है, उसका नाम है कांगो। कांगो या जायरे भी बोलते हैं। तो कांगो, यहाँ पर कांगो नदी है जो 2 बार इसको काटती है। ठीक है। करीबा बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? करीबा बांध बनाया जा रहा है जम्बेजी नदी पर। ठीक है। तो यहाँ पर है जम्बेजी नदी, यहाँ पे देख सकते हैं जम्बेजी नदी है। इसके बाद यहाँ पे लिम्पोपो, यह है ऑरेंज नदी। ठीक है। यहाँ पे कांगो की एक सहायक नदी है कसाई नदी। यहाँ पे सेनेगल नदी है, नाइजर नदी है, वेन्यू नदी है। ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी नदी हैं, जुबा नदी है, बहुत ज़्यादा नदियाँ हैं यहाँ पे, 1-2 ही याद रखना है। पहले तो अपनी नील नदी, दूसरी अपनी कांगो नदी, तीसरी जम्बेजी नदी। करीबिया बांध के कारण, क्योंकि भारत भी इस पे कार्य कर रहा। ठीक है। तो यहाँ पर आपका कांगो हो गई। इसके अलावा यहाँ पे नाइजर नदी है, सेनेगल नदी है। ठीक है। वेन्यू नदी है, और यहाँ पे वेन्यू के पास ही एक छोटी सी सहायक नदी है, उसका नाम है बोल्टा नदी। ठीक है। बोल्गा अलग है, बोल्गा यूरोप में बहती है। ठीक है, रसिया से। ठीक है। और ये है बोल्टा नदी। तो यहाँ पर एक बोल्टा नदी है। तो छोटी छोटी नदियाँ हैं। एक बार फिर से भी इनको दोबारा जब मैं रिवीजन कराऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। यूरोप पे आते हैं। यूरोप पे सबसे प्रमुख नदी यूरोप की डेन्यूब नदी। डेन्यूब नदी 5 देशों की राजधानी से होके जाती है। ठीक है। 5 देशों की राजधानियाँ डेन्यूब नदी के किनारे। ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं यह है डेन्यूब नदी। और कहाँ पे जाके जल गिराती है? काला सागर। कौन से सागर? काला सागर, ब्लैक सी पे। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यह है डेन्यूब रिवर। यूरोप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? वोल्गा। वोल्गा। ठीक है। सबसे लंबी नदी है वोल्गा। ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं वोल्गा नदी है। यूराल पर्वत से एक नदी निकलती है जिसका नाम है यूराल नदी। ये कैस्पियन सागर पे जल गिराती है। ये भी ध्यान रखना है, कौन कैस्पियन सागर पे जल गिराता है, कौन काला सागर पे जल गिराता है। यहाँ पे एक नदी है, इसका नाम है डॉन रिवर। ठीक है। डॉन रिवर। तो डॉन रिवर ये अजोब सागर है। काला सागर का ही थोड़ा सा विस्तार है, इसको बोलते हैं अजोब सागर। अभी सागर पूरे पढ़ाऊंगा तो उस पर चर्चा कराऊंगा। तो यहाँ पे है अजोब सागर। तो डॉन रिवर अजोब सागर पे जल गिराती है। डॉन रिवर अजोब सागर पे जल गिराती है। तो यहाँ पे एक बार फिर से देखते हैं। एक तो है आपकी डेन्यूब नदी, इसके बाद वोल्गा नदी, इसके बाद यूराल नदी। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपकी है नीपर। एक नदी है जिसका नाम है नीपर। ठीक है। नीपर, ये भी आपकी काला सागर में जल गिराती है। इसके अलावा सीन नदी। पेरिस किसके किनारे बसा हुआ है? सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। राइन रिवर, बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है जर्मनी की। ठीक है। राइन रिवर। यहीं पे है एल्ब रिवर। ठीक है। एल्ब रिवर। यहाँ पे 2 और रिवर हैं, कहाँ की? इटली की। पहली है आपकी टाइबर, सबने सुना होगा टाइबर, और दूसरी रिवर है पो रिवर। पो और टाइबर इटली में बहती हैं। पो और टाइबर इटली में बहती हैं। और एक रिवर है जो पुर्तगाल और स्पेन दोनों में बहती है, नाम है लोरी। ठीक है। नाम है लोरी। तो ये हैं थोड़ा सा कुछ नदियाँ। फिर एक बार फिर से मैं यूरोप की नदियाँ दिखाता हूँ आपको। डेन्यूब, वोल्गा, यूराल। ठीक है। यहाँ पर आपका है नीपर, और यहाँ पे है डॉन, यहाँ पे एल्ब, राइन, सीन, लोरी। एक और नदी जिसने बहुत चूसा, सारा गंगा का पानी उड़ा ले गई, क्या नाम है? टेम्स नदी। ठीक है। क्या करते थे ब्रिटिश की नीतियाँ कैसी रहीं? गंगा नदी का पानी सोख लिया जाता था और टेम्स नदी में निचोड़ दिया जाता था। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी जिसने दी उसने कहा ये बात। ठीक है। तो यहाँ पे टेम्स रिवर, लंदन इसी के किनारे है। ठीक। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं पे ये हो गया मोटा मोटी यूरोप की नदियाँ। आगे आते हैं एशिया पे। एशिया में बहुत सारी नदियाँ हैं। ठीक है। एशिया की सबसे बड़ी नदी चाइना में बहती है, नाम क्या है? यांगजी रिवर। ठीक है। यांगजी रिवर, यांग किसी क्यांग भी बोलते हैं। ठीक है। आपकी मर्जी जो बोलना हो। एक और नदी है यहाँ पे हुआंगहो नदी। ठीक है। ये सब गिराती है पीला सागर। यहाँ पे है पीला सागर, बोहाई की खाड़ी है, बे ऑफ बोहाई। तो बोहाई की खाड़ी है यहाँ पर। तो बोहाई की खाड़ी पर ही हुआंगहो नदी अपना जल गिराती है। ठीक है। और यहाँ पे पीला सागर है। दरअसल हुआंगहो नदी जिस ज़मीन से निकलती है वो ज़मीन पे पीली मिट्टी पाई जाती है, और पीली मिट्टी अपने साथ लाती है और समुद्र पे गिराती है, तो पूरा समुद्र भी बेचारा, ठीक है, नदी के चक्कर में खुद। तो यहाँ पर ये आपका यहाँ पे है हुआंगहो रिवर, फिर है यांगजी रिवर। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, मेकांग गंगा सहयोग चल रहा है। मेकांग गंगा सहयोग, यहाँ पे ये रिवर जो है आसियान कंट्रीज़ की बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, जिसका नाम है मेकांग रिवर। मेकांग रिवर। ठीक है। मेकांग रिवर वियतनाम में दक्षिण चीन सागर में अपना जल गिराती है। ये लाओस, कंबोडिया से होते हुए चाइना से निकलती है, सब चाइना, तिब्बत के पठार से निकलती हैं। तिब्बत का पठार का बहुत महत्व है।
ठीक है। विश्व का जितना जल ग्रहण क्षेत्र, सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र निकलती हैं सबसे ज़्यादा नदी तिब्बत का क्षेत्र, चाहे सिंधु हो, चाहे ब्रह्मपुत्रा हो, चाहे यांगटीसिकियांग हो, ठीक है, चाहे मिकांग हो, चाहे इरावदी हो, चाहे साल्वीन हो, ये सब नदियाँ यहीं से निकलती हैं, ठीक है। तो एक बार फिर देखते हैं, सबसे बड़ी नदी यांगजी रिवर, फिर हुआंगहो है, ठीक है, इसके बाद यहाँ पे मिकांग है, मिकांग के बाद यहाँ पे है साल्वीन रिवर। कौन सी रिवर? साल्वीन रिवर। ये रिवर देख रहे होंगे, ये साल्वीन रिवर का दृश्य है, ठीक है। इसके बाद आप देखिए यहाँ पे इरावदी रिवर म्यांमार में बहती है, इरावदी रिवर, ठीक है। इसके बाद आपको गंगा कौन नहीं जानता, ब्रह्मपुत्र कौन नहीं जानता, सिंधु कौन नहीं जानता, सतलज कौन नहीं जानता, ठीक है। नर्मदा ताप्ती को तो बताने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। सब संपूर्ण भारत के इतिहास पे, भूगोल पे आप देख चुके हो। तो ओवरऑल ये हो गई एशिया की नदियाँ। लेकिन कुछ नदियाँ हैं, जैसे एक नदी यहाँ पे चीन और रसिया की बॉर्डर बनाती है, इसका नाम है आमूर रिवर, याद रखिएगा। चीन और रसिया की बॉर्डर बनाती है यहाँ पर एक रिवर, इसका नाम है आमूर रिवर, ठीक है। ऊपर भी कुछ जो आर्कटिक महासागर में जल गिराती हैं, एक है कोलिमा, दूसरा है लीना, कोलिमा, लीना, येनिस, ओब, ठीक है, और एक और है ओनेगा। तो ये नदियां हैं ओनेगा, ओब, येनिस, लीना, कोलिमा, ये नदियां आर्कटिक महासागर में जल गिराती हैं। कहाँ जल गिराती हैं? आर्कटिक महासागर में, क्लियर, ठीक है। ये हो गया आपका एशिया की नदियां। अब हमारी ऑस्ट्रेलिया की दो नदियां, मर्रे और डार्लिंग, कौन नहीं जानता, मर्रे और डार्लिंग ये दो नदियां ऑस्ट्रेलिया में बहती हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट नदी, ठीक है। मर्रे और डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया की नदियां हैं, क्लियर। तो ये हो गया नदियों वाला चैप्टर। एक बार फिर से मैं बताता हूँ, फिर से एक बार चलते हैं लास्ट टाइम। अमेज़न नदी बहती है आपकी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में, ठीक है। अमेज़न के बाद यहाँ पे पराग्वे है, पराना है, उरुग्वे है, रियो डी प्लाटा में अपना जल गिराती हैं, ठीक। ऊपर चलते हैं, यहाँ पे आपकी मिसिसिपी और मिसौरी है, उत्तरी अमेरिका की नदी टेनेसी नदी है, यहाँ पे सेंट लॉरेंस है, ठीक है। ये वाला क्षेत्र में कोलंबिया है, कोलंबिया की सहायक नदी स्नेक है, कोलोराडो रिवर है, रियो ग्रांडो रिवर है, यहाँ पे यूकान है, यहाँ पे मैकेंजी है, यहाँ पे नेल्सन रिवर है, ठीक। एक बार फिर देख लो, यही है गड़बड़, यहीं पे गड़बड़ाओगे। कोलोराडो सब जानते हैं, कोलोराडो और कोलंबिया जहाँ पे भी आए दिमाग में, उत्तरी अमेरिका, ठीक है, और यूएसए। यहाँ पे मिसिसिपी, मिसौरी सब जान गए, टेनेसी सब जान गए, सेंट लॉरेंस भी जान गए, रियो ग्रांडे जान गए, यूकान, मैकेंजी, नेल्सन जान गए, तो बचा क्या? खत्म, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे किसकी? यूरोप की। यूरोप में ज़्यादा नदियाँ हैं, यहाँ पे राइन है, ध्यान रखना है, जर्मनी की प्रमुख नदी राइन, ठीक है। सीन, यहाँ पे लोरी है, पो है, टाइबर है, यहाँ पे डेन्यूब है, एल्बा रिवर है, नीपर रिवर है, डॉन रिवर है। अब यहाँ पे ये भी देखना है कौन कहाँ जल गिराती है। काला सागर में 3 नदियाँ गिरती हैं, डेन्यूब, नीबर, डॉन। कैस्पियन सागर पे 3 नदियाँ गिरती हैं, बोल्गा, यूराल और अत्रेक, ठीक है। एक नहर बनाई गई है डॉन टू बोल्गा को जोड़ते हुए, एक नहर बनाई गई है, ठीक है, उसकी बात की चर्चा नहीं करेंगे। तो यहाँ पे ये पूरी नदियाँ हैं, राइन, सीन, लोरी, पो, टाइबर, डेन्यूब, एल्बा, ठीक है, नीपर, डॉन, बोल्गा, यूराल। यहाँ पे ये बाकी एशिया की नदियाँ हैं। एशिया में सब जानते हैं यांगजी रिवर, चाइना की सबसे बड़ी, चाइना क्या पूरे एशिया की सबसे बड़ी रिवर। फिर हुआंगहो का नंबर आता है, फिर यहाँ पे इसके बाद मिकांग है, इरावदी है, ब्रह्मपुत्रा है, सिंधु है, सतलज है, साल्वीन, साल्वीन याद रखिएगा, साल्वीन भी एशिया की नदी है, ठीक। तो ये हो गई आपकी पूरी नदियाँ एशिया की। बाकी ऊपर देख लीजिए, आमूर रिवर है, चाइना और रसिया की बॉर्डर बनाती है, कोलिमा है, लीना है, येनिस है, ओब है, ओनेगा है, ठीक है। ये क्रम से याद कर लेना, इसमें कुछ है नहीं, इजी है। इसके बाद मुर्रे और डार्लिंग आपकी कहाँ पर हैं? डन, खत्म, ठीक। तो हो गई आपकी पर्वतमाला, पर्वत शिखर, नदियाँ, खत्म हो गया चैप्टर। अब आगे कहाँ चलें? अब आगे चलते हैं, एक बार हम चर्चा करते हैं जितनी भी झीलें हैं, उन झीलों से कौन कौन से देश लगते हैं। आमतौर पे इस पे बहुत ज़्यादा मास्टरी है यूपीएससी और यूपीपीसीएस को, तो आज उस मास्टरी को ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। जैसे जैसे क्रम से बताता जाऊँ, याद करते रहना है, ठीक है। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, जितना बताऊँ उतना याद करना है, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा इस सेक्शन से। यही सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, यहीं पे गड़बड़ा जाता है, पूरा दिमाग पूरा ज्योग्राफी यहाँ पे आके तहस नहस, याद बहुत करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले झीलों का एक बार स्थिति देख लो, कहाँ पे कौन सी झील है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं ग्रेट लेक्स वाला क्षेत्र, महान झीलों वाला क्षेत्र। महान झीलों वाले क्षेत्र में आप देखिए, मीठे जल की सबसे बड़ी झील भी इसे बोलते हैं सुपीरियर झील, ठीक है। सुपीरियर को यदि क्रम याद रखिएगा, एक क्रम है पूरा, कैसा क्रम? पश्चिम से पूरब का क्रम। सबसे पहले सुपीरियर, सुपीरियर के बाद मिशिगन, मिशिगन के बाद ह्यूरन,
ठीक है, फिर से एक बार, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन। सुपीरियर और मिशिगन को एक नहर के द्वारा जोड़ दिया गया है। कौन सी नहर है? सू नहर। कौन सी नहर है? सू नहर। तो सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन। इसके बाद यहाँ पर आता है, यहाँ पे एक देखिए एक इसको बोलते हैं इरी और दूसरी है ओंटारियो। मिशिगन पूर्णतया यूएसए में है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में है, बाकी सब कनाडा के साथ बॉर्डर बना रही है यूएसए की। एक बार फिर से, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, इरी, ओंटारियो। एक बार में थोड़ा ना याद होता है, 3-4 बार इसको रिवाइज कीजिएगा तब याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये प्रमुख नदियाँ, यहाँ की प्रमुख, जिसको बोलते हैं महान झीलों वाला क्षेत्र। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये वाला क्षेत्र, यहाँ पे भी बहुत सारी झीलें हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो झील है ज़्यादा विनिपेग, लेक विनिपेग कहाँ पर पड़ती है? कनाडा में पड़ती है। इसके बाद ग्रेट स्लेव झील, ग्रेट बियर झील, ये भी कनाडा की झील है। ग्रेट स्लेव, ग्रेट बियर और विनिपेग कनाडा की झील है। ठीक, अब आते हैं हम लोग कहाँ पे? दक्षिणी अमेरिका में। दक्षिण अमेरिका में बहुत सारी प्रमुख झीलें हैं। सबसे पहले झील क्या नाम है? टीटीकाका, लेक टीटीकाका, सबसे ऊंची विस्तृत नौकागम्य झील। दक्षिणी अमेरिका जाएंगे तो एक बार इसमें ज़रूर टहल के आएंगे। नौकागम्य है, यहाँ पे आराम से जाइए, खूब बढ़िया से, डल झील की तरह वैसे ही नज़ारा है। तो लेक टीटीकाका, यहाँ पे बोलिविया की राजधानी भी यहीं पे अवस्थित है, इसका नाम है लापेज। बोलिविया की राजधानी लापेज विश्व की सबसे ऊंची राजधानी है, सबसे ऊंचाई पे अवस्थित राजधानी है। बोलिविया की राजधानी लापेज विश्व की सबसे ऊंचाई पर अवस्थित, एंडीज पर्वत श्रेणी पे अवस्थित है राजधानी है। कोई दिक्कत? अच्छा, विश्व की सबसे उत्तरी राजधानी किसकी है? विश्व की सबसे उत्तरी राजधानी आइसलैंड की राजधानी क्या है? आइसलैंड की राजधानी बताइए क्या है? आइसलैंड की राजधानी रेकजाविक। रेकजाविक आइसलैंड की राजधानी, रेकजाविक सबसे उत्तरी राजधानी। और सबसे ऊंची राजधानी लापेज, बोलिविया की राजधानी। यहाँ पे आ गया तो इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लेक टीटीकाका है और दूसरी लेक पूपो है। 2 लेक हैं यहाँ पे, टीटीकाका और टीटीकाका इंपॉर्टेंट है, लेक पूपो। तो ये हो गई आपकी 2। एक यहाँ पे और है माराकैबो, लेक माराकैबो। लेक माराकैबो की एक बात ये है कि यहाँ पे पेट्रोलियम बहुत ज़्यादा है और इसको यहाँ इसके पास एक बंदरगाह है, उसको बोलते हैं पेट्रोलियम बंदरगाह। वेनेजुला का हिस्सा है ये। ठीक है, तो पेट्रोलियम बंदरगाह भी बोलते हैं, बहुत बड़े मात्रा में यहाँ पे पेट्रोलियम निकलता है। ठीक है, तो कौन सी है? माराकैबो। तो टीटीकाका, पूपो, माराकैबो आपकी दक्षिणी अमेरिका की प्रमुख झीलें हैं। और भी बहुत सारी झीलें हैं लेकिन इनसे ही क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है। आगे बात करते हैं हम लोग झीलों की। ये वाला सेक्शन आप देखिए, इसमें ये वाला सेक्शन कुछ दिन बाद अफ्रीका आधा रहेगा आधा नहीं रहेगा पता नहीं, आधा हिस्सा ये देखो झीलों वाला क्षेत्र है ना, ये पूरा अलग हो रहा है, हट रहा है। हट करके ये कुछ दिन बाद क्या होगा पता नहीं, 100 करोड़ वर्ष बाद जब हम पैदा होंगे तो देखेंगे पूरा भूगोल अलग पढ़ा रहा हूँगा मैं। ठीक है, एक नया छोटा सा द्वीप बन गया। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग, सबसे इम्पोर्टेंट झील लेक विक्टोरिया है। कौन सी झील? लेक विक्टोरिया। इसी से नील नदी निकलती है। विक्टोरिया के चारों तरफ बहुत देश हैं, अभी देश वैसे चर्चा करेंगे कहाँ पे कौन सा देश लगता है, कितने देशों की बॉर्डर है। यहाँ पे एक क्रम से याद कीजिए, लेक टना, टना के बाद तुर्काना, लेक टना सबसे ऊपर, लेक तुर्काना, उसके बाद विक्टोरिया, विक्टोरिया के बाद तंगानिका, उसके बाद न्यासा, न्यासा झील का दूसरा नाम मलावी है। एक बार फिर से टना, टना के बाद तुर्काना, फिर विक्टोरिया, फिर तंगानिका, फिर न्यासा। 5 का क्रम से उत्तर से दक्षिण क्रम याद होना चाहिए। टना, तुर्काना, विक्टोरिया, ठीक है, तंजानिका और न्यासा। ठीक है, ये याद रखना है। बाकी यहाँ पे बहुत झीलें हैं, एडवर्ड है, एल्बर्ट है। ठीक है, क्या करना है इतना याद करके, कहाँ रखेंगे, है ना। तो जितना ज़रूरी है उतना रखते हैं। एक और इम्पोर्टेंट झील है लेक चाड। तो चाड के चारों तरफ वाले देश भी आ जाता है कि कहाँ पे कौन कौन सा देश लगता है, अभी चर्चा करेंगे इसकी। ठीक है, यहाँ पे लेक चाड है। क्लियर? तो ये हो गई आपकी किसकी झीलें। एक और है यहाँ पे लेक नासिर भी है, एक लेक नासिर है, यहाँ पे मिस्र में अवस्थित है। लेक नासिर मिस्र में अवस्थित है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे सबसे बड़ी झील, विश्व की सबसे बड़ी झील, क्या नाम है? कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर एक झील है, काला सागर एक झील नहीं है। काला सागर से आप एंट्री कर सकते हो भूमध्य सागर में। ठीक है,
काला सागर से एंट्री कर सकते हो भूमध्य सागर में, खुला क्षेत्र है। रसिया ने क्यों यूक्रेन से क्रीमिया हथिया लिया? क्योंकि उसको पूरा समुद्र का क्षेत्र मिल रहा था, बंदर का, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये झील है, लैंड लॉक है, चारों तरफ से कैस्पियन सागर को भूमि ने क्या कर रखा है? घेर रखा है, ठीक है। और आपको पता होगा लवणता के आधार पे बोलते हैं ना, सबसे ज़्यादा लवणीय, जिसके पास सबसे ज़्यादा लवणता हो, नमकीन, सबसे ज़्यादा नमकीन झील कौन सी है? लेक वान। कौन सी? लेक वान, ठीक है। इसके बाद मृत सागर का नाम आता है, जॉर्डन में मृत सागर, ठीक है, वो अलग है, उसकी बाद में बात करेंगे। तो यहाँ पे काला सागर है, ये झील नहीं है, पहली बात ध्यान रखना है। कैस्पियन सागर झील है, अरल सागर झील है, यहाँ पे अरल सागर है, बलखास झील है, बैकाल झील है। बैकाल झील बहुत ही ऊंचाई पे अवस्थित है ये भी, लेकिन सबसे ऊंचाई झील में टिटिकाका है, लेकिन ये साइबेरिया वाले क्षेत्र में है बैकाल झील, ठीक है, ठंडी झील है बिल्कुल। तो ये है आपकी, एक बार फिर से इनको देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे बलखास है, बलखास के बारे में भी चर्चा करेंगे, क्यों ये सब चर्चा में है, बहुत सारी झीलें। बैकाल झील है, एक और झील है जो भारत और चाइना के साथ बॉर्डर बनाती है, कौन सी झील है? हाँ, पोंगसो। पोंगसो झील जो है ये आप कभी जो स्काई चीन वाला क्षेत्र है वहाँ पे देखिएगा, तो वहीं पर चाइना और भारत के साथ ये बहुत विवादित भी है झील, तो इसको भी ध्यान रखिएगा, शायद कभी पूछ ले, पूछता भी है, एक दो यहाँ पे आया भी है। इसके पास एक ही झील है, आयर झील, इम्पॉर्टेंट झील। कौन सी? आयर झील। बाकी ऐसे बहुत सारी झीलें हैं, ज़्यादा की चर्चा नहीं करेंगे। गोविंद सागर झील, ये सब कृत्रिम झीलें हैं, ये सब जितनी बताए प्राकृतिक झीलें, ठीक है। डैम बना दो, झील बन गई, ठीक है। तो यहाँ पे हम चर्चा कर रहे हैं प्राकृतिक झीलों की। एक बार फिर से मैं चर्चा करता हूँ, यह ग्रेट लेक्स वाला क्षेत्र है, सुपीरियर है, मिशिगन है, ह्यूरन है, इरी है, ओंटारियो है, ठीक है। यहाँ पे ग्रेट बियर झील है, ग्रेट स्लेव है, विनिपेग झील, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद ये वाले क्षेत्र में आपकी लेक टिटिकाका है, लेक पूपो है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, ये वाले क्षेत्र पे आते हैं। यहाँ पे कैस्पियन सागर झील है, अरल सागर झील है, बलखास झील है, बैकाल झील है, ये याद रखना है, ठीक है। याद होता जा रहा है ना सब? हाँ, तो यहाँ पे ये अफ्रीका वाला क्षेत्र है, यहाँ पे आपका टना झील है, तुर्काना झील है, विक्टोरिया झील है, तंजानिका झील है, ठीक है, और यहाँ पे न्यासा झील है, याद रखना है। टना, तुर्काना, विक्टोरिया, तंगानिका, न्यासा या मलाबी झील। मलाबी और न्यासा में कंफ्यूज नहीं हो जाना, किसे तो बताया नहीं, उसका दूसरा नाम है, ठीक है। आगे यहाँ पे चार झील है, लेक चार है, बाकी अंटू पंटू बहुत झीलें हैं, पूरा क्षेत्रीय झीलों वाला क्षेत्र। अच्छा, किस देश को झीलों का देश कहा जाता है? फिनलैंड को। फिनलैंड में क्या है, यहाँ पे हिमकाल आता ही रहता है, हिमकाल आता ही रहता है। और जब बर्फ, कभी देखा है आइस ट्रे को? आइस ट्रे जब आप अपने कभी जाइए और उसको खोलिए, जो फ्रीजर होता है उसमें देखेंगे बर्फ़ को यदि आप निकालिए तो क्या करता है, एक गड्ढा सा बना देता है, ठीक है। तो जब हिमकाल आता है और हिमकाल वापस जाता है तो बहुत सारे लैंड में गड्ढे बना के चला जाता है, बारिश होती है, हिम पिघलती है तो वो झील में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो फिनलैंड पूरा कभी देखिएगा बेचारे के क्या हाल है, इसके नीचे से हालत देखिएगा, नीचे से ये जो है ना आपका अंटार्कटिका, ये पूरा नीचे से बेचारे की बहुत बुरी, कटा फिटा तट है, समुद्र तट का निर्माण करता है, चर्चा करेंगे। हिमानिया तट का निर्माण करती हैं, ये सब होते हैं, फेयर तट, ये सब चर्चा करेंगे, ये फिजिकल ज्योग्राफी का टॉपिक आता है। तो यहाँ पे हमारी बात हो रही थी झीलों की, झीलों में मैंने आपको बता दिया, बैकाल झील के बारे में ज़रूर ध्यान रखिएगा। बलखास झील है, ये भी आपकी कजाकिस्तान में अवस्थित है, ठीक है। और यहाँ पे पोंगसो झील है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। आयर झील आपकी अवस्थित है ऑस्ट्रेलिया में, लेक आयर ऑस्ट्रेलिया में, लेक चार आपकी अफ्रीका में। तो झीलों का चैप्टर यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ। अब झीलों में हम देखते हैं कौन कौन से देश जुड़ाव रखते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करूँगा कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर से कितने देश लगते हैं? रसिया, ध्यान रखिएगा, रसिया दोनों से लगता है, काला सागर से भी, कैस्पियन सागर से। तो रूस तो कॉमन हो गया, ठीक है, कॉमन निकाल लीजिए रूस को। इसके अलावा कैस्पियन सागर से कजाकिस्तान लगता है, बहुत बड़ा हिस्सा कजाकिस्तान का। इसके बाद यहाँ पे क्या लगता है इस क्षेत्र में, ये कौन सा क्षेत्र है? तुर्कमेनिस्तान। कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, उज्बेकिस्तान नहीं लगता, उज्बेकिस्तान अरल सागर से लगता है, ठीक है, लैंडलॉक है, अरल सागर से लगता है। तो कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इसका बाद ईरान, ईरान का बहुत बड़ा हिस्सा लगता है, 1/2 तो ईरान ही लग जाता है। और यहाँ पे छोटा सा अजरबैजान, याद कीजिए एक बार अजरबैजान ढूंढने में बड़ा हिम्मत लगी थी, है ना, उसकी राजधानी बाकू है, अजरबैजान की राजधानी बाकू है, तो वो कैस्पियन सागर से जुड़ाव रखता है। एक बार फिर याद रखते हैं, रसिया कैस्पियन सागर से लगता है, कजाकिस्तान कैस्पियन सागर से लगता है, तुर्कमेनिस्तान कैस्पियन सागर से लगता है, ईरान कैस्पियन सागर से लगता है, और अजरबैजान, ये 5 ही हैं,
ठीक है, पांचों को याद कर लीजिए, रसिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अजरबैजान। क्लियर? 5 इससे 6 इससे, इसमें एक ज़्यादा है काला सागर में। कैसे? एक तो रसिया आपका है ही, रसिया से नीचे जाएंगे यूक्रेन मिल जाएगा, यूक्रेन के बाद रोमानिया, रोमानिया के बाद बुल्गारिया, बुल्गारिया के बाद तुर्की, और तुर्की के बाद जॉर्जिया। फिर चर्चा करते हैं। रसिया कॉमन है तो रहेगा ही, यूक्रेन, रोमानिया, बुल्गारिया, तुर्की, जॉर्जिया काला सागर से सीमा साझा करते हैं। काला सागर में 6 और कैस्पियन सागर में 5। ठीक है, जब याद ना है तो 2-4 बार थप्पड़ मारिएगा, अपने को याद आएगा। फिर से एक बार बता रहा हूँ, रसिया दोनों में कॉमन है, रसिया के बाद काला सागर में यूक्रेन, रोमानिया, बुल्गारिया, तुर्की और जॉर्जिया। ठीक है, कैस्पियन सागर में रसिया तो आपका है ही, रसिया के बाद आपका कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अजरबैजान। क्लियर? टेंशन नहीं। हाँ, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे मुझे दिखाना है आपको ये वाला क्षेत्र, चार वाला। चार से आता है क्वेश्चन कि चार से कौन कौन से देश लगते हैं, तो 4 से 4 लगते हैं। ठीक है, यहाँ पे कौन से 4 हैं? पहले तो चाड खुद है, चाड एक देशी है, उसी के नाम पे चाड लेक, उसी के बगल पे नाइजर है, और नाइजीरिया कौन नहीं जानता। ठीक है, अफ्रीका में गिने चुने 2-4-6 देश तो हैं जो बहुत डेवलप्ड है, नाइजीरिया उनमें से एक है। ठीक है, बड़ा देशों में भी इसका नाम आता है। तो चाड हो गया आपका, नाइजर हो गया, नाइजीरिया हो गया। यदि भारत का कोई आदमी कहे कि मैं अफ्रीका पे रह रहा हूँ, तो नाइजीरिया पे शायद हो सकता है उसका कोई प्रोजेक्ट चल रहा हो। ONGC वगैरह बहुत काम कर रहा है, ONGC, NTPC सब लगा हुआ है वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये नाइजीरिया है, नाइजीरिया में तेल बहुत ज़्यादा है, और नाइजीरिया में बोको हराम भी है। ठीक है, तो बहुत अच्छी जगह नहीं है। चाड, नाइजर, नाइजीरिया और कैमरून, एक देश और है कैमरून। 4 लगते हैं चाड के साथ, याद रखिएगा, चाड, नाइजर, नाइजीरिया, कैमरून। ठीक, विक्टोरिया झील भी कितने देशों से सीमा साझा करती है? 3 देशों से, केन्या, युगांडा, तंजानिया। तो 3, 4, 5, 6 ऐसे करके याद कर लो। 3 विक्टोरिया से, कौन कौन से? केन्या, युगांडा और तंजानिया। क्या दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऊपर जाते हैं, 4 से लगता है कैमरून, चाड, नाइजर, नाइजीरिया। कैस्पियन सागर 5 से लगता है, बहुत आसान है, रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अजरबैजान। और काला सागर किससे लगता है? 6 देशों से लगता है, रूस, यूक्रेन, रोमानिया, बुल्गारिया, तुर्की और जॉर्जिया। ख़त्म। ठीक है, इतना ही था, इतना ही जानना था। और भारत और चाइना से पोंगसो झील है, ये लगी हुई है, बैकाल आपके ऊपर है। तो झील वाला चैप्टर गया। यहाँ पे आयर झील है, इसको भी ध्यान रखिएगा, झील भी गया। अब झील के बाद क्या? झील के बाद मैं आपकी चर्चा करूँगा थोड़ा मरुस्थलों से, कि विश्व में कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा मरुस्थल है। थार मरुस्थल तो सब जानते हैं, भारत में भी है, पाकिस्तान में भी है ना। थार मरुस्थल भारत में भी है, पाकिस्तान में भी है। ठीक है, तो वो 2 तरीके के मरुस्थल हैं, उष्णकटिबंधीय और शीतकटिबंधीय। ठंडे मरुस्थल और गर्म मरुस्थल। मरुस्थल का मतलब होता है एक निश्चित मात्रा से नीचे बारिश होना, उससे कम बारिश हो रही है, एक मानक निर्धारित कर दिया गया है, उससे कम सेंटीमीटर बारिश होगी तो मरुस्थल कहलाएगा। 15 सेंटीमीटर से कम बारिश। ठीक है, ऐसा तो ना वहाँ बर्फ जमी हुई है, बारिश, तो बारिश नहीं होगी तो मरुस्थल हो जाएगा वो। आम तौर पे बहुत साधारण भाषा में समझा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये पूरा क्षेत्र, इसको समझते हैं। यहाँ पे बहुत सारे मरुस्थल हैं। ठीक है, ये पूरा क्षेत्र मरुस्थल, बहुत मरुस्थल है। 30 डिग्री के पास और पश्चिमी तट पे आपको मरुस्थल बहुत सारे मिलेंगे। 30 डिग्री के पास और पश्चिमी तट पे बहुत सारे मरुस्थल मिलेंगे। जैसे यहाँ पे आप देखिए आटाकामा मरुस्थल है। कौन सा मरुस्थल? आटाकामा मरुस्थल। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए ये आपका गर्म मरुस्थल है, लेकिन यहाँ पे पेंटागोनिया ठंडा मरुस्थल है। कहाँ पर है? अर्जेंटीना पे। पैटागोनिया आपका अर्जेंटीना में पड़ता है। ठीक है, 2 मरुस्थल याद रखना है दक्षिण अमेरिका में, आटाकामा मरुस्थल और पेंटागोनिया। 2 के बाद तीसरा नहीं है। यहाँ पे 2-3 मरुस्थल, 2 मरुस्थल हैं। पहला है आपका सोनेरॉन। कौन सा? सोनेरॉन।
दरअसल महासागरीय जलधाराएं भी मरुस्थल निर्माणकारी दशाओं को उत्पन्न करती हैं। तो महासागरीय जलधाराएं यहाँ से बहती हैं, महासागरीय जलधाराएं यहाँ नहीं बताऊंगा। महासागरीय जलधाराओं को पढ़ाऊंगा जब मैं विश्व का फिजिकल वाला टॉपिक पढ़ाऊंगा, जिसमें मैं आपको विंड सिस्टम, फिर महासागरीय धाराओं में मुझे आना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैंने नहीं लिया। तो महासागरीय जलधाराएं भी मरुस्थल निर्माणकारी दशाओं को उत्पन्न करती हैं। तो सोनेरान मरुस्थल, यहाँ पे कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा बहती है, जहाँ जहाँ ठंडी जलधारा बहेगी तो हो सकता है कि वहाँ पर मरुस्थल बन जाए, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सोनेरान मरुस्थल है और यहाँ पर आपका ग्रेट बेसिन मरुस्थल है। कौन सा? ग्रेट बेसिन। तो हर जगह जहाँ ग्रेट लगा होता है वो ऑस्ट्रेलिया का ही हो, ये धोखा है, ठीक है। वो अभी देखिए कनाडा में कई जगह थी, कहाँ गई? ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव। अब ग्रेट के चक्कर में आप धुआंधार मारे पड़े ऑस्ट्रेलिया हैं तो गड़बड़ कराएंगे, ठीक। तो ग्रेट में याद कर लेना, ग्रेट बेसिन मरुस्थल आपका अवस्थित है कहाँ पर, ठीक। तो चलिए आगे बात करते हैं। 2 मरुस्थल यहाँ के हो गए। अब बात करते हैं इस वाले क्षेत्र में कई मरुस्थल हैं। सहारा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, सहारा विश्व का सबसे मरुस्थल, उसमें कई मरुस्थल हैं, छोटे छोटे और छुपे हुए हैं, जैसे लीबियाई मरुस्थल है, लीबिया वाले क्षेत्र में, ठीक है। ईस्टर्न मरुस्थल है, ईस्टर्न मरुस्थल मिस्र वाला क्षेत्र जो है ईस्टर्न मरुस्थल है। ईस्टर्न मतलब पूर्वी वाला क्षेत्र, सहारा का पूर्वी वाला क्षेत्र ईस्टर्न मरुस्थल, ठीक है। इसका एक ईस्टर्न मसाले भी आते हैं ना, गाजियाबाद पे खूब चलता है, ठीक है। नूबियन मरुस्थल, यहाँ पे है नूबियन मरुस्थल। सहारा मरुस्थल में 3 यहाँ पे देखिए, सहारा एक बहुत बड़ा मरुस्थल है जिस पे लीबियाई मरुस्थल, ईस्टर्न मरुस्थल, नूबियन मरुस्थल, ध्यान रखना है, बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक। नीचे 2 मरुस्थल और हैं, एक है नाबिब मरुस्थल, दूसरा है कालाहारी मरुस्थल। 2 मरुस्थल और याद कर लेना है, नाबिब मरुस्थल और कालाहारी। तो कितने हो गए? सहारा, लीबियाई, ईस्टर्न, नूबियन, और यहाँ पर आपका नाबिब है और कालाहारी है, ठीक। इतना ही याद करना, ज़्यादा नहीं। यूरोप में हम मरुस्थल पढ़ेंगे ही नहीं है, नहीं तो क्यों पढ़ें। यहाँ पे कुछ मरुस्थल हैं, जैसे कि ये पूरा आपका अरेबियन प्रायद्वीप मरुस्थलीय प्रायद्वीप है, ठीक है। 10 तलुट, नाम ही बढ़िया है, 10 तलुट, ठीक है। और भी है अल्फर मरुस्थल, ठीक है। सब उन्हीं के नाम है तो ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है गोबी का मरुस्थल, ठंडा मरुस्थल है, शीत मरुस्थल है। हमारे यहाँ थार का मरुस्थल है, लद्दाख वाला क्षेत्र, लद्दाख में भी शीत मरुस्थल है, ठीक है। तो ये प्रमुख मरुस्थल हैं। पूरा ऑस्ट्रेलिया मरुस्थल ही है, 80% ऑस्ट्रेलिया मरुस्थल है। ऑस्ट्रेलिया के जितने भी शहर हैं सब तटों पर अवस्थित है, चाहे सिडनी हो, चाहे पर्थ हो, चाहे हैमिल्टन हो। कभी क्रिकेट मैच देखते हैं, आए दिन बारिश हो जाती है, क्यों? तटीय मानसून है। तो अभी मैं चर्चा करूंगा, आपको बताऊंगा कि कौन कौन से ऑस्ट्रेलिया के तट के किनारे शहर हैं, ठीक है। BSc MA PhD वो फार्मूला दुनिया याद करे हुए है, ठीक है। B से ब्रिस्बेन, S से सिडनी, C से कैनबरा, ब्रिस्बेन, सिडनी, कैनबरा, ये क्रम है पूरा, ऐसे क्रम है, ऐसे चला आ रहा है, ठीक है। ब्रिस्बेन, B से BSc नहीं, B से ब्रिस्बेन, S से सिडनी, C से कैनबरा, M से MM मेलबर्न, ठीक है। इसके बाद एडिलेड में भी मैच होता है, आप जानते हो, ठीक है। इसके बाद PhD, देखो सब कुछ किया हुआ है ऑस्ट्रेलिया ने। PhD पर्थ, ठीक है। और इसके बाद आपका यहाँ पे तस्मानिया है, तस्मानिया में एक पड़ता है PHH से होबार्ट और D से डार्बिन, तो ये याद रखना है। इसके तटीय शहर हैं लेकिन बीच में पूरा मरुस्थल है, बहुत सारे मरुस्थल हैं। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल, ठीक है, सैंडी मरुस्थल, गिब्सन मरुस्थल, सिप्सन मरुस्थल ही मरुस्थल हैं, ठीक। ऑस्ट्रेलिया का पूरा बीच वाला हिस्सा मरुस्थल है, क्लियर। जितनी आबादी तट पे रहती है, तो ये हो गया ऑस्ट्रेलिया एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसमें एक ही देश है, ठीक। अभी बात करेंगे ओशनेशिया देश क्या है, पॉलिनेशिया क्या है, माइक्रोनेशिया क्या है, मेलानेशिया क्या है, उनकी भी मैं चर्चा करूंगा, वो भी नहीं छोड़ेंगे। तो ये हो गए विश्व के मरुस्थलों को एक बार फिर देखना हो तो बता देता हूँ। यहाँ पे अटाकामा है, यहाँ पे पेंटागोनिया है, यहाँ पे सोनेरान है, यहाँ पे ग्रेट बेसिन है, यहाँ पे आपका सहारा मरुस्थल है जिसमें लीबिया, ईस्टर्न और नूबियन है, ठीक है। यहाँ पे नाबिब है, यहाँ पे कालाहारी है, यहाँ पे 10 तलुट है, यहाँ पे अल्फर है, यहाँ पे गोबी है, यहाँ पे थार है, क्लियर। मरुस्थल खत्म। अब एक और बहुत बड़ी चीज़, वनस्पतियों के बारे में 2 मिनट बता देता हूँ। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, देर नहीं करते, है ना, क्वेश्चन आएगा ही आएगा, लिख लो। तो यहाँ पे बहुत सारे शीतोष्ण घास के मैदान हैं। देखो वनस्पतियाँ कैसे होती है, अक्षांशीय स्थिति जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, भाई 0 डिग्री के पास विषुवत रेखा होती है, भूमध्य रेखा होती है, तो यहाँ पे विषुवतीय वनस्पति होगी,
है ना, विषुवतीय वनस्पति होगी। लेकिन 0 डिग्री से जैसे ऊपर बढ़ोगे तो 0 डिग्री से 30 डिग्री के पास उष्णकटिबंधीय जलवायु होती है, तो यहाँ पे उष्णकटिबंधीय घास के मैदान पाए जाएंगे। सवाना मरुस्थल, सवाना घास के मैदान बोले जाते हैं इनको, ठीक है। इसके बाद ऊपर जाएंगे तो भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। उसके ऊपर जाएंगे तो जलवायु में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। जिसने मेरी क्लास की है वो जानता होगा कैसे मैंने पूरा बताया था कि कैसे कैसे निकालना होता है। एक मैंने आपको तरीका दिया था भूमध्य सागरीय जलवायु सब चीज़ों का। तो विषुवतीय वनस्पति, इसके बाद उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, फिर भूमध्य सागरीय जलवायु होती है। उसके ऊपर जाएंगे तो शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान मिलेंगे आपको। जैसे जैसे अक्षांशीय स्तर पर ऊपर चले जाएंगे आपको वनस्पतियां कम होती चली जाएंगी। सबसे ज़्यादा जैव भार, सबसे ज़्यादा सघनता विषुवत रेखा के आसपास होता है, ठीक है। बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे मोटी लकड़ी वाले वन पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो लकड़ी का भार कम होता जाएगा, हल्की लकड़ी वाले वृक्ष पाए जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर वनस्पतियों का स्वरूप में परिवर्तन होगा। तो विषुवतीय यहाँ वनस्पति, फिर उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, भूमध्य सागरीय शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान। इसके बाद टाइगा वनस्पति आप देखते हैं, कभी जम्मू कश्मीर वगैरह जाने का मौका मिले तो वहाँ देखिएगा चीड़ देवदार के शंकुधारी वन होते हैं, कैनोपी के आकार के, ठीक है। टाइगा वनस्पति के अंतर्गत आते हैं। उसके ऊपर चले जाइए तो टुंड्रा वनस्पति, जिसमें काई, घास, लाइकेन ये सब चीज़ें आती हैं बहुत, उसमें वनस्पति ना के बराबर है तो टुंड्रा वनस्पति। ये पूरा क्रम होता है। तो हम बात कर रहे हैं घास के मैदानों की, कि विश्व में कहाँ पे कौन सा घास का मैदान है उसकी चर्चा करना है हमें। विश्व में कहाँ पर कौन सा घास का मैदान है उसकी चर्चा करना है। याद कर लीजिएगा, मैं लिखित रूप से दे सकता हूँ, आएगा, ठीक है। इसमें ये जो आपका देखो कुछ शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। अब आपको पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि कौन सा महाद्वीप शीतोष्णकटिबंध में है, कौन सा उष्णकटिबंध में है, कौन सा कटिबंध, ये पता होना चाहिए। अब कटिबंध क्या होता है ये मत पूछना, ठीक है। बहुत आसान है। 0 डिग्री से 30 डिग्री को उष्णकटिबंध क्षेत्र बोलते हैं। 30 डिग्री से 60 डिग्री के क्षेत्र को 30 से 45 आते हैं, पहले 30 से 45 के क्षेत्र को बोलते हैं उष्ण शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र। 45 से 60 को क्या बोलते हैं, शीत शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र। और 60 से ऊपर सब शीत, सब ठंडा क्षेत्र है, ठीक है। तो इस तरीके से ये परिवर्तन बनाया गया है और ये पता होना चाहिए था आपको, नहीं तो इतनी उम्र में क्या किया जवाब मांगा जाएगा, जांच चल जाएगी, फंस जाओगे। तो सबसे बताना मुझे कम से कम ये पता है। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं पे ये 0 डिग्री है, यहाँ पे 23.5 डिग्री मैंने कर्क रेखा दिखाई है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। अब मकर रेखा में कौन है, कर्क रेखा में कौन है, कौन कौन सा देश कर्क रेखा पे ऊपर है, कौन मकर रेखा में ऊपर है, अभी बाद में चर्चा करेंगे। ये भी 2 नंबर के क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। तो आज ऐसा बता दूंगा कि ये भी नहीं भूलेगा, बिल्कुल रट जाएगा। तो चर्चा हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे घास के मैदानों की। तो शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को उत्तरी अमेरिका में प्रेयरी कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्रेयरी। दक्षिणी अमेरिका में बहुत गड़बड़ है, बहुत सारे घास के मैदान हैं। दक्षिणी अमेरिका में देखिए उष्णकटिबंधीय ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो घास के मैदान है वेनेजुला वाला क्षेत्र है, कोलंबिया वाला क्षेत्र है, यहाँ पे लानोस कहते हैं। घास के मैदानों क्या कहते हैं, लानोस कहते हैं। अमेजन नदी का पूरा बेसिन है, यहाँ पे सिल्वास हैं, सिल्वास वनों का बड़ा विस्तारित स्वरूप है, ठीक है। कभी देखें ग्रेट बियर को, आज मैं अमेज़न घाटी के जंगलों में घूम रहा हूँ, है ना, वो ऐसे बताता है ना, क्या बियर गिल्स उसका नाम, वो मैन वर्सेस वाइल्ड पे, तो वो ऐसे ही करता है। कभी देखना हो, बहुत इच्छा हो तो उसका शो देखिएगा, आपको सिल्वास घुमा देगा, पूरा साइबेरिया घुमा देगा, आपको जहाँ जहाँ जाना हो उसके साथ चले जाइए, ठीक है। थार मरुस्थल घुमा देगा, सब जगह गया है वो, थार तक आया है, ठीक है। तो ओवरऑल यहाँ पे आप देखिए ये पूरा क्षेत्र, यहाँ पे ये आपका लानोस है, ये सिल्वास है, यहाँ पे कैंपोस है, ब्राज़ील में कैंपोस हैं। और उससे नीचे आएंगे तो ग्रैंड चाको है, एंडीज पर्वत श्रेणी का जो नीचे वाला क्षेत्र है, ढाल वाला क्षेत्र है, वहाँ पे ग्रैंड चाको है, घास के मैदान है। और शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को अर्जेंटीना में पंपास कहते हैं, ठीक है, अर्जेंटीना में पंपास कहते हैं। शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को यूरोप में स्टेपी कहते हैं, स्टेपी। हंगरी में पुस्टाच कहते हैं और मध्य एशिया में भी स्टेपी कहते हैं, हंगरी में पुस्टाच कहते हैं इनको, ठीक है। आगे चर्चा करते हैं। अफ्रीका में जो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है उन्हें सवाना कहते हैं, उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को सवाना कहते हैं। और शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान जो है उन्हें बेल्ट कहते हैं। कहाँ पे, दक्षिणी अफ्रीका में बेल्ट है, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स है, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स हैं। और मुरे डार्लिंग घास के मैदान भी हैं,
मुरे डार्लिंग नदी भी है, मुरे डार्लिंग घास के मैदान भी होते हैं। तो घास के मैदान को एक बार फिर चर्चा करते हैं। सबसे पहले प्रेरी, यूएसए में प्रेरी, जब कभी भी आए प्रेरी मैच द फॉलोइंग में तो लगाना है यूएसए। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, या संयुक्त राष्ट्र अमेरिका नहीं आता तो उत्तरी अमेरिका लगा दीजिए, जो ऑप्शन में आ जाए, ठीक है, ये ध्यान रखना। उत्तरी अमेरिका के हर क्षेत्र में प्रेरीज यहाँ पे। कभी जाइए, कभी आप देखते हो मूवी वगैरह में, अमेरिका में गाड़ी चला रहे होते हैं, बढ़िया सड़क में चारों तरफ बड़े बड़े घास के मैदान होते हैं, है ना, तो वही है, वही प्रेरी वाला क्षेत्र है। हाँ हाँ तो कर रही हैं लेकिन कभी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे लानोस है, सेल्वास है, कैंपोस है, ग्रैंड चाको है, पंपास है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। इसके बाद यहाँ पे सवाना है अफ्रीका में, यहाँ पे सवाना ये उष्णकटिबंधीय वाला क्षेत्र है पूरा। देखो अफ्रीका एकमात्र महाद्वीप है जहाँ से तीनों रेखाएं जाती हैं, विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा। तो सबसे ज़्यादा गर्मी यही झेलता है, सबसे ज़्यादा बारिश भी यहीं पे होती है, सबसे पहले आदमी भी यहीं पैदा हुआ, तो सबसे पहले की घटना सब यहीं होती है, लेकिन सबसे गरीब देश है, ठीक है, सारे वैसे ही वैसा है। अभी भी यहाँ पे शोषण हो रहा है, अब तो चाइना इस पे कैप्चर कर रहा है बहुत बड़े क्षेत्र पे, ठीक है। इंडिया भी जा रहा है, लेकिन इंडिया की पॉलिसी अलग है, ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका को लेके, चाइना की अपनी अलग पॉलिसी है, ठीक है। तो ये यहाँ पे सवाना है, ठीक है, और इसे वेल्ड कहते हैं। दक्षिणी अफ्रीका पे घास के मैदानों को वेल्ड कहते हैं, शीतोष्ण घास के मैदानों को। यहाँ पे स्टेपीज कहते हैं, हंगरी में पुस्टाज कहते हैं, यहाँ पे डाउन्स कहते हैं, भारत में भी है। भारत में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को क्या बोलते हैं? जम्मू कश्मीर कौन गया है? सोनमर्ग, गुलमर्ग, तो मर्ग बोलते हैं, घास के मैदानों को मर्ग बोलते हैं, ठीक है, जम्मू कश्मीर में। और उत्तराखंड में क्या बोलते हैं? बुग्याल और पयाल, बुग्याल एवं पयाल उत्तराखंड में बोलते हैं। तो ये है शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। बाकी जो आपके गांव में घास के मैदान है उनको कुछ नहीं बोलते, ठीक है, स्थानीय भाषा में जो भी नाम देना हो दे लीजिए। तो ये हो गई चर्चा हमारी घास के मैदानों की और वनस्पतियों की, छोटी मोटी चर्चा हो गई। अब आगे अभी और चर्चा जारी रहेगी। चर्चा है विषुवत रेखा में अवस्थित देश, विषुवत रेखा में अवस्थित देश। विषुवत रेखा 0 डिग्री को विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा करते हैं, जो धरती को बीच से काट दे, भूमध्य रेखा, जो धरती को बीच से काट दे, भूमध्य रेखा। यही सही है कि पृथ्वी को बीच से काट दे, भू को, पृथ्वी मतलब भू, ठीक है, बराबर वही एक ही बात है। तो 0 डिग्री यहाँ पे इसे विषुवत रेखा कहते हैं। इस पे बहुत सारे देश अवस्थित हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, कुछ ही हैं। तो यहाँ पे 3 देश मुझे दिखाई दे रहे हैं जो दक्षिणी अमेरिका के हैं, जो अवस्थित हैं किस पे? 0 डिग्री पे। पहला है, सबसे पहला नाम है इक्वाडोर का। इक्वाडोर की राजधानी क्या है? क्विटो, क्विटो, क्योटो नहीं, क्योटो जापान पे पड़ता है, क्विटो। क्विटो विषुवत रेखा के सबसे नज़दीक अवस्थित किसी देश की राजधानी है। क्विटो विषुवत रेखा में अवस्थित किसी देश की सबसे नज़दीक राजधानी है। कोई दिक्कत? हाँ, दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इक्वाडोर, इसके बाद दूसरे नंबर पे कोलंबिया, तीसरे नंबर पे ब्राज़ील। ये 3 क्षेत्रों से 3 देश याद रखना है, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील। ये कहाँ पे? दक्षिण अमेरिका में विषुवत रेखा में अवस्थित देश। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब यही है सबसे ज़्यादा, अफ्रीका वाले क्यों नहीं निकाल सकते एग्जाम? क्योंकि इतना ज़्यादा जीके है उनके पास। तो यहाँ पर विषुवत रेखा में 6 देश हैं। गैबन है, फिर कांगो है, रिपब्लिकन ऑफ कांगो, कांगो 2 भागों में बांट गया, एक रिपब्लिकन बन गया, दूसरा डेमोक्रेटिक बन गया। तो रिपब्लिकन ऑफ कांगो, दूसरा कांगो प्रजातांत्रिक यानी डेमोक्रेटिक कांगो। तो 2 कांगो हैं, ठीक है, कांगो में कन्फ्यूज नहीं हो जाइएगा। पहला है गैबन, कांगो, कांगो प्रजातांत्रिक, इसके बाद युगांडा, केन्या और सोमालिया। सोमालिया पायरेसी याद कीजिए, ठीक है, समुद्री लुटेरे यही क्षेत्र है, ठीक है। तो फिर से एक बार, गैबन, कांगो, कांगो प्रजातांत्रिक, युगांडा, केन्या, सोमालिया। बहुत आसान है। क्या है इसमें? गैबन कौन नहीं जानता? कांगो के बाद कांगो प्रजातांत्रिक, 2 कांगो हैं, इसके बाद युगांडा, केन्या, सोमालिया। ये आसान है, आसान है। हाँ, आगे बढ़ते हैं, एशिया पे आते हैं। देखो एशिया पे आते हैं। 0 डिग्री दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से निकल रही है, अफ्रीका से निकल, एशिया से एकमात्र कौन है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप और बोर्नियो द्वीप, 2 द्वीप हैं, सुमात्रा और बोर्नियो। इंडोनेशिया में 3 बड़े द्वीप हैं, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो। वैसे तो हजारों द्वीप है, छोटे छोटे। वहाँ जाएंगे कंफ्यूज हो जाएंगे, किधर जाएं किधर न जाएं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 बड़े हैं। सुमात्रा सबसे नज़दीक है भारत के, सुमात्रा से 0 डिग्री जाती है, और बोर्नियो से आती है, जावा से नहीं जाती,
ठीक है, जावा से नहीं जाती, ध्यान रखना है। तो ये आपका हो गया। इसके बाद इधर बहुत छोटे छोटे द्वीप हैं जिन्हें माइक्रोनेशिया कहते हैं, वहाँ से विश्व देगा जाती होगी, हमें क्या मतलब, हमारा काम यहीं से होना है। ठीक है, यहाँ पे फिर से एक बार बता रहा हूँ, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, यहाँ पे गैबन, कांगो, कांगो प्रजातांत्रिक, युगांडा, केन्या, सोमालिया और इंडोनेशिया। सिंगापुर सबसे नज़दीक अवस्थित है, उसके ऊपर नहीं है, सबसे नज़दीक अवस्थित है एशिया में। ठीक है, बिल्कुल बगल ही पे है, कभी देखिएगा समय मिले तो। इसके बाद नेक्स्ट है 23.5 डिग्री उत्तरी। 23.5 डिग्री उत्तरी से कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा किस किस देश से होके जाती है? अब विषुवत रेखा कर्क रेखा में कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें अब ऊपर चले गए। यहाँ पे मैक्सिको एक देश है और दूसरा है बहामास, यहाँ पे कंट्रीज़ हैं। बहामास ये कैरेबियन कंट्री है, आप नाम सुना होगा। वेस्ट इंडीज़ बोलते हैं इनको। एक ये वेस्ट इंडीज़ कोई कंट्री है ही नहीं, वेस्ट इंडीज़ बहुत सारी कंट्रियाँ हैं, इन्हें कैरेबियन कंट्री बोलते हैं। उनमें से बहामास हो गया, क्यूबा हो गया, हैती हो गया, हवाना हो गया, बहुत सारी कंट्री हैं यहाँ पे। बरमूडा ट्रायंगल मैंने बताया था, बहामास का नाम आया होगा उसमें। ठीक है, तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कर्क रेखा पे कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं। पहली है मैक्सिको, दूसरी है बहामास। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्षेत्र फिर कंफ्यूज करेगा। ठीक है, यहाँ पे है सबसे पहले, इसको बोलते हैं पश्चिमी सहारा। सहारा है, सहारा का पश्चिमी सहारा देसी का नाम है। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट है मार्टिनिया के बाद है माली के बाद नाइजर आता है, नाइजर के बाद आपका अल्जीरिया आता है, फिर लीबिया आता है, फिर मिस्र आता है। फिर एक बार पश्चिमी सहारा, मार्टिनिया, माली के बाद नाइजर के बाद अल्जीरिया के बाद लीबिया के बाद मिस्र। ये सारी कंट्री कौन सी हैं जो किस पे अवस्थित हैं? कर्क रेखा पे अवस्थित है, अफ्रीका की कंट्री। अब ये भी क्यों मानेगा, 8 से 9 कंट्री एशिया की भी है, भारत भी उस पर सम्मिलित है। तो एशिया में आते हैं, सऊदी अरेबिया सब जानते हैं, कर्क रेखा पे अवस्थित है। ठीक है, ओमान कर्क रेखा में अवस्थित है, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, दुबई, जिसे दुबई उसके, ठीक है, दरअसल संयुक्त अरब अमीरात 7 अमीरातों से जुड़ाव रखता है, दुबई उनमें से एक है। कभी इसका स्ट्रक्चर देखिएगा, जैसे खजूर का पेड़ होता है ना, वैसे स्ट्रक्चर बना है और रेत के टीले पे बनाया गया, समुद्र पे ऐसा कारीगरी की गई है। कभी ऊपर से इसका व्यू देखिएगा गूगल अर्थ पे, तो आपको मज़ा आ जाएगा। तो यहाँ पे ये जो है आपका सऊदी अरबिया, ओमान, यूएई। ठीक है, इसके बाद भारत की बात करते हैं। भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना, ताइवान को रख लेते हैं। क्या दिक्कत है, चाइना से थोड़ा विवाद जरूरी है, तो हम ताइवान को मानते हैं कि कर्क रेखा से होके जाता है। क्या दिक्कत है, चाइना ही नहीं मानेंगे, ताइवान अलग है कुछ देर के लिए। बाकी क्या है, 1 चाइना 2 कंट्री सिस्टम, उसको हम स्वीकार करते हैं। तो यहाँ पे फिर से एक बार चर्चा करते हैं कर्क रेखा वाले। मैक्सिको, बहामास नहीं बोलोगे, पश्चिमी सहारा, मार्टिनिया, माली, नाइजर, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र। ठीक, इसके बाद सऊदी अरेबिया, ओमान, यूएई कोई नहीं भूलता है। इसके बाद भारत, बांग्लादेश, म्यांमार कौन भूलता है, चाइना, ताइवान कौन भूलता है। चीन को जिस दिन भूल गए है ना, उसी दिन हमला होगा, याद दिलाने के लिए करेगा वो। इसके बाद एक बात और यहाँ बता रहा हूँ, लाल सागर से होकर भी कर्क रेखा जाती है, ये ध्यान रखना। ठीक है, कभी क्वेश्चन आ जाए, एंड इससे भी जाती है आपका अटलांटिक, बाकी तो सब जानते हो, बाकी समझदार हो आप। आगे बढ़ते हैं, मकर रेखा पे चलते हैं। मकर रेखा चिली, ठीक है, चिली के बाद पराग्वे, अर्जेंटीना, ब्राज़ील एकमात्र ऐसा देश है जहाँ से विषुवत रेखा और मकर रेखा दोनों एक साथ जाती हैं। अफ्रीका एकमात्र महाद्वीप है जहाँ से तीनों रेखाएं एक साथ जाती हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे पहले याद रखते हैं, चिली, पराग्वे, अर्जेंटीना और ब्राज़ील, ये 4 कंट्रीज याद रखना है। इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे क्या है, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अमेरिका, मोजाम्बिक और मेडागास्कर। ये जो है 5 कंट्रीज़ हैं जिनसे मकर रेखा यहाँ पे होके जाती है। नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक और मेडागास्कर, और एकमात्र देश ऑस्ट्रेलिया पूरा जैसे कर्क रेखा भारत को 2 भागों में बांटता है, यहाँ मकर रेखा 2 भागों में बांट देती है। ठीक, क्या था इसमें, याद करना था। ठीक है, इस पूरे को याद करना है, जब याद कर लेंगे तो ये चीज़ें आसान हो जाएंगी। एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ विषुवत रेखा वाला। ठीक है, विषुवत रेखा में इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, आसान है, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील। इसके बाद यहाँ पे गैबन, कांगो प्रजातांत्रिक, युगांडा, केन्या, सोमालिया और इधर इंडोनेशिया।
ठीक है। फिर माइक्रोनेशिया छोटे छोटे कंट्री। यहाँ पे आते हैं कर्क रेखा पे, बहुत आसान है, मैक्सिको, बहामास, पश्चिमी सहारा, मार्टिनिया, माले, नाइजर, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, सऊदी अरेबिया, ओमान, यूएई, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना, ताइवान। आसान है, इसमें कुछ है नहीं। इसके बाद यहाँ पे चिली, पराग्वे, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, ये याद रखना है, चिली, पराग्वे, अर्जेंटीना, ब्राज़ील। यहाँ पे नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया। ये हो गया ख़त्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा नहीं, अभी बहुत बाकी है। इसके बाद आगे चर्चा करते हैं। ये हो गया आपकी एक जानकारी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, जो मुझे देना चाहिए था, ठीक है। एक बात यहाँ पे ये करते हैं, जो पूरे महाद्वीप हैं, ठीक है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप की बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया अकेला महाद्वीप नहीं है। ऑस्ट्रेलिया को नाम बोलते हैं ओसेनिया। क्या बोलते हैं? ओसेनिया में 22 देश हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया एक है। ओसेनिया में 22 देश हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया एक है। अब ओसेनिया किससे किसके मिलके बन के बना है? ऑस्ट्रेलिया प्लस न्यूजीलैंड प्लस मेलानेशिया प्लस माइक्रोनेशिया प्लस पॉलिनेशिया। छोटे छोटे द्वीप है, नाम भी नहीं सुने होंगे कभी भी। फिजी का नाम सुना है? सुना होगा, है ना, अभी प्रधानमंत्री गए थे तो सुनना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे द्वीप हैं, ये हैं, यहाँ पे मैंने बनाया है। यहाँ पे आप देखिए ये द्वीप देख लेते हैं। चलिए, जापान में 4 द्वीप, जो 4 प्रमुख द्वीप हैं जापान में भी। जापान के साथ तो बहुत संकट है, बेचारा, कभी सुनामी आ जाती, कभी बाढ़ आ जाता है, कभी धरती पलट जाती है, कहीं कुछ हो जाता है। यदि कुछ बचा, सब कुछ बचा, तो नाभिकीय विकिरण हो जाता है, ठीक है। लेकिन फिर भी बुलेट ट्रेन चलाने से पीछे नहीं हटता। बुलेट ट्रेन सबसे फास्ट बुलेट ट्रेन चला रहा है। तो यहाँ पे देखिए अभी 9 अगस्त और 6 अगस्त गुजरा है ना। हिरोशिमा और नागासाकी की याद पे आपने देखा होगा, टीवी पे काफ़ी कार्यक्रम चले। एक आदमी था जो हिरोशिमा में था पहले 6 अगस्त को, ठीक है, बम गिराया गया, बच के निकल गया। वो नागासाकी गया, सबको 9 अगस्त को बता रहा था कि हिरोशिमा में ये हो गया, मैं किस तरह से बच के आया, पता चला फिर बम गिर गया। उसके बताते बताते बम गिर गया। उसका भी है, काफ़ी एजेड है वो पर्सन, ठीक है। जापान के लोगों की उम्र बहुत ज़्यादा है, 85 साल मैक्सिमम, मिनिमम एक एवरेज है, ऐसे 120-20 साल चले जाते हैं वो, ठीक है। तो अभी उसके बारे में काफ़ी चर्चा चल रही थी, ठीक है। तो जहाँ जहाँ गया वहाँ तो यहाँ पे इसके क्रम से याद कर लीजिए, उत्तर से दक्षिण का क्रम। सबसे पहले होकाइडो, होकाइडो के बाद होन्शु, इसी बार आया था शायद, आया था, ये आता है होकाइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु। शिकोकू और क्यूशु में गड़बड़ाओगे, ठीक है। 2 का जहाँ पे हो, पहले 2 का रहेंगे कि 1 का रहेगा? क्यूशु में 1 का है, इसमें 2 का है। तो शिकोकू ऊपर, क्यूशु नीचे, ठीक। फिर से एक बार, होकाइडो, होन्शु सबसे बड़ा है, जापान का सबसे बड़ा द्वीप होन्शु, यहीं पे टोक्यो है इसकी राजधानी। एक बार फिर से, होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु। है क्या इसमें? आसान है। अब यहाँ पे देखो छोटे छोटे द्वीप है, बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप हैं, इनको बोलते हैं पॉलिनेशिया। बहुत सारे द्वीप हैं, मैं सारे लिखवाया हूँ, जिसने मुझसे विश्व भूगोल पढ़ा है, सारे एक एक द्वीप के बारे में चर्चा हुई है। फिर माइक्रोनेशिया द्वीप समूह, फिर मेलानेशिया द्वीप समूह, ठीक है। न्यूजीलैंड भी है यहाँ पे, न्यूजीलैंड। एक चीज़ और बताना था, थोड़ा सा भूल गया, घास के मैदानों को न्यूजीलैंड में कैंटावेरी कहते हैं, ठीक है। घास के मैदानों को न्यूजीलैंड में कैंटावेरी कहते हैं। यहाँ पे डाउन्स बोलते हैं, यहाँ पे कैंटावेरी बोलते हैं, स्टेबीज हैं, यहाँ प्रेरी है, यहाँ पे लानोज, कानोज, सेल्पास, करंचाको, पंपास, ठीक है। और यहाँ पे बेल्डोल्ड है, ये सब हैं छोटी मोटी चीज़ें। तो ये हो गया आपका लगभग छोटी छोटी जानकारी। अब बड़ी जानकारियों पे आते हैं। जल संधियाँ, जल संधि, जल को जोड़ने वाली। संधि का मतलब क्या है? जुड़ाव। कितने प्रकार की संधि होती है? 3 प्रकार की संधि होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। उसकी बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम चर्चा कर रहे हैं जल संधि की। जो बड़ी बड़ी जल राशियों को आपस में जोड़ दे उसे जल संधि कहते हैं। 2 बड़ी जल राशियों को आपस में जोड़ दे उसे जल संधि कहते हैं। बहुत आसान है परिभाषा, कुछ है क्या? तो कुछ जल संधियों के नाम देख लीजिए। एक जल संधि बहुत फेमस है, आप जानते हैं इसको, बेरिंग जल संधि, जो साइबेरिया और अलास्का के बीच में है। यहाँ पे ये क्या है? चुक्की सागर है। चुक्की सागर को बेरिंग सागर से जोड़ती है, ये भी पूछ सकता है। जल संधि 2 बड़े भूभागों को अलग भी करती है भाई, 2 को जोड़ेगी किसी को तो अलग करेगी ना, ठीक है। हर जुड़ाव में अलगाव होता है, तो ये जल संधियाँ बताती हैं। तो बेरिंग जल संधि क्या करती है? 2 बड़े भूभाग, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका क्या है, ये आपका साइबेरिया है, ये आपका अलास्का है, बीच में जल संधि है, संकीर्ण जल की राशि, ठीक है। ये क्या कर रही है? अलग कर रही है। तो बेरिंग सागर और चुक्की सागर को जोड़ती है, लेकिन साइबेरिया को अलास्का से बेचारे से अलग कर देती है। ये भी दुख की बात है, ठीक। आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए एक जल संधि है जिससे पूरा व्यापार होता है, ठीक है। हम लोग जब जाते हैं तो इसका नाम है मलक्का जल संधि, ठीक है। यहाँ पे देखिए मलक्का जल संधि है,
ठीक है। ये पूरा हिंद महासागर से हम जब जापान, ये जापान तरफ व्यापार करना होता है मलक्का जल संधि से आता है। कौन नहीं जानता भारत श्रीलंका से पाक जल संधि से अलग होता है, सब जानते हैं, तो क्यों चर्चा करें उसकी। आगे यहाँ पे देखिए ये वाला क्षेत्र इंपॉर्टेंट है। जब कोई अंटार्कटिका, ये अटलांटिक महासागर से भूमध्य सागर में प्रवेश करेगा तो उसे जिब्राल्टर जल संधि से आना पड़ेगा। लेकिन जिब्राल्टर जल संधि पे कब्जा कौन रखा हुआ है? ब्रिटेन का कब्जा है ये। देखो यहाँ पे स्पेन पड़ता है लेकिन ब्रिटेन ने कब्जा रखा। क्यों? टैक्स मिलता है, रेवेन्यू मिलता है, क्या दिक्कत है? ठीक है। तो यहाँ पे उस पर बड़ा विवाद चल रहा है, कई बार धमकियाँ दे चुका, सेना भेज दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, जो करना कर लो, छोड़ूंगा तो नहीं। कम से कम पूरा विश्व का चला गया मेरे हाथ से, जिब्राल्टर नहीं जाने देंगे। तो जिब्राल्टर में यूके का कब्जा है, ये ध्यान रखना है यहाँ पे, जबकि स्पेन। तो यहाँ पे जिब्राल्टर जल संधि है। इसके बाद यहाँ पे एक जल संधि है जिसका नाम है बॉस्फोरस जल संधि। बॉस्फोरस जल संधि, बॉस्फोरस जल संधि एशिया को यूरोप से अलग करती है। बॉस्फोरस जल संधि तुर्की के पास है, एशिया को यूरोप से अलग करती है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद आप जब सुएज़ नहर है यहाँ पे, ठीक है, लाल सागर में प्रवेश करते हो, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है सुएज़ नहर। तो यहाँ पे आप देखेंगे बाब अल मंडप की जल संधि है। बाब अल मंडप की जल संधि यहाँ पे है, जिबूती पड़ता है यहाँ पे। हॉर्न ऑफ अफ्रीका पे सोमालिया, जिबूती, इरिट्रिया और इथियोपिया 4 देश हैं। हॉर्न मतलब होता है सींग, देखो अफ्रीका के सींग निकला है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके 4, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, तो इस पे 4 कंट्री हैं, याद रखिएगा, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछता है। सोमालिया, जिबूती, इरिट्रिया, इथियोपिया, ठीक। यहाँ पे बाब अल मंडप है। यहाँ पे होर्मुज जल संधि है, होर्मुज जल संधि है, फारस की खाड़ी है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको प्रमुख जल संधियाँ पता होनी चाहिए। यहाँ पे एक जल संधि है, ठीक है, यहाँ पे एक जल संधि, इंग्लिश चैनल का नाम सुना होगा, बहुत लोग बोलते हैं इंग्लिश चैनल पार कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। इंग्लिश चैनल है यहाँ पे फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में, उत्तरी सागर है। तो इंग्लिश चैनल जहाँ पे बहुत पतला हो जाता है वहाँ पे क्या है? डोबर जल संधि है। इंग्लिश चैनल जहाँ पे बहुत पतला होता है, संकीर्ण होता है, उसको डोबर जल संधि है। और फ्रांस से जब कभी आप ब्रिटेन जाना होगा तो मेट्रो चला दी गई है जल के अंदर ही अंदर, समुद्र से जाओगे आप, समुद्र से मेट्रो अंदर से, ऐसी तकनीकी विकास हो चुकी है। तो यहाँ पर क्या है? डोबर जल संधि है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए एक ये अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने के लिए एक नहर बना दी गई, पनामा नहर, ठीक है, पनामा नहर बना दिया गया है। इसके अलावा और भी यहाँ पे डेविस जल संधि है, जो ग्रीनलैंड है और यहाँ पे ये वाला क्षेत्र है, इसको अलग करता है, डेविस जल संधि, ठीक है। और भी है यहाँ पे मैगलन है, मैगलन जल संधि है यहाँ पे, और ड्रैक जल संधि है। मैगलन, ड्रैक, सब लोगों के नाम जो खोज करने के अपने नाम से रख के चलाया। तो अब आपकी बारी है, ठीक है। कहीं ऐसी जगह जैसे ये वाला पूरा क्षेत्र खाली पड़ा है, वैसे खाली नहीं है, यहाँ भी भारत आ गया है, विश्व पूरा पहुँच गया है, ठीक है। तो ये आपका पूरा क्षेत्र है। एक बार फिर से इसके बारे में, जल संधियों के बारे में, बेरिंग जल संधि इंपॉर्टेंट है, मलक्का इंपॉर्टेंट है, बाब अल मंडप, होर्मुज को आपको ध्यान रखना है, जिब्राल्टर जल संधि, ठीक है, यहाँ पर डेविस जल संधि, ठीक है। इसके अलावा और भी जो भी क्षेत्र है, पनामा शहर है, यहाँ पनामा नहर है, ठीक है, जिब्राल्टर जल संधि, बॉस्फोरस जल संधि, ये कुछ इंपॉर्टेंट जल संधियाँ हैं, ठीक है। अब आपका काम है कि आप भी मैप में थोड़ा काम करें और देख लें जो मिसलिनियस बची हों। इसके बाद बहुत सारे सागर हैं, सागरों को देखते हैं। कोई बताएगा बाल्टिक सागर कहाँ पे है? ऊपर, ये है बाल्टिक सागर। यहाँ पे देखिए स्कैंडिनेवियाई कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे हैं बाल्टिक सागर। लेकिन मुझे कोई ये बताएगा कि बाल्टिक राज्य कौन कौन से होते हैं? बाल्टिक राज्य में कौन कौन आएगा? बाल्टिक सागर तो यहाँ पे है, बाल्टिक राज्य में कौन कौन सा देश आता है? इस्टोनिया, लिथुआनिया और यहाँ पे लिखा है लाटविया। लिथुआनिया, एस्टोनिया और लाटविया, ये बाल्टिक राज्य, तीन राज्यों को मिला के बाल्टिक राज्य कहते हैं। एक और राज्य होते हैं बाल्कन राज्य, छोटे छोटे राज्य हैं यहाँ पे, बाल्कन राज्य हैं, ठीक है। लेकिन बाल्कन राज्यों की हम चर्चा करेंगे, यहाँ पर है ये वाला क्षेत्र है ना आपका, जो अभी जब प्रथम विश्व युद्ध और ये सब पूरा जब टॉपिक पढ़ोगे तो बाल्कनाइजेशन की बात हुई थी, ठीक है। भारत को भी बोला जाता है कि भारत का भी अंग्रेज बाल्कनाइजेशन करके जा रहे थे। माउंटबेटन योजना क्या थी? भारत को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये हो गई आपकी, यहाँ पर है आपका बाल्टिक सागर। ये वाले क्षेत्र को उत्तरी सागर बोलते हैं, ये वाले क्षेत्र को उत्तरी सागर कहते हैं। और यहाँ पे आप देखिए ये वाला क्षेत्र बिल्कुल बीचों वाला क्षेत्र। कभी आप चर्चा जब मैंने महासागरीय जल संधियाँ पढ़ाई हैं तो यहाँ पे गल्फ स्ट्रीम है आपकी, ठीक
ठीक है, गल्फ स्ट्रीम है, यहाँ पे मैंने बताया उत्तरी अटलांटिक विस्तृतीय जल संधि, कैनरी धारा, तो बीच में एक सागर बन जाता है, उसका नाम है सारगैसो सागर। क्या बोलते हैं? सारगैसो सागर। न्यूजीलैंड के पास एक सागर है जिसका नाम है रॉस सागर। न्यूजीलैंड के पास एक सागर है रॉस सागर, लेकिन सारगैसो सागर अटलांटिक महासागर के बीचों बीच है। ठीक है, आगे और चर्चा करते हैं। यहाँ पे तस्मान सागर है, यहाँ पे अराफुरा सागर है, यहाँ पे तिमोर सागर है। ऑस्ट्रेलिया के आसपास तस्मानिया है, तस्मानिया के पास ही तस्मान सागर, ऊपर अराफुरा सागर, यहाँ पे तिमोर सागर और पीला सागर, और एक सागर जो चर्चित है दक्षिण चीन सागर। चाइना कह रहा है 9 डैश लाइन खींच दिया जाके, ये 9 डैश लाइन हमारी है। आप कैसे कर सकते हो? अंतर्राष्ट्रीय कानून एक साइड रखो, हमको नहीं पता। ठीक है, हमारी संप्रभुता की बात है। तो यहाँ पे दक्षिण चीन सागर पे विवाद चल रहा है। अरब सागर सब जानते हैं, बंगाल की खाड़ी सब जानते हैं। देखो खाड़ियाँ भी बहुत सारी हैं। खाड़ी क्या होता है? जब जलराशि को भूमि 3 तरफ से घेर लेती है तो खाड़ी बन जाती है। जब जलराशि को भूमि 3 तरफ से घेर लेती है तो क्या कहलाती है? खाड़ी। और जब जलराशि भूमि को 3 तरफ से घेर लेती है तो क्या होता है? प्रायद्वीप। जब चारों तरफ से घूरती है तो द्वीप, जब 3 तरफ से घिरती है तो प्रायद्वीप। ठीक वैसे ही खाड़ी। अब देखो, जब किसी बड़े जलराशि को भूमि 3 तरफ से घेरे तो उसे बे कहते हैं, इंग्लिश में वे कहते हैं। लेकिन छोटी जलराशि को जब भूमि 3 तरफ से घेरे तो उसे गल्फ कहते हैं। गल्फ और बे पे अंतर होता है, बे बड़ी होती हैं, गल्फ छोटी होती हैं। क्लियर होना चाहिए भी। तो यहाँ पर बहुत सारी खाड़ियाँ हैं, बहुत सारी खाड़ियाँ हैं। खाड़ियों की आप तो जानते हैं, बे ऑफ बंगाल है हमारी, यहाँ पर भी है, कच्छ की खाड़ी है, खंबात की खाड़ी है। ठीक है, यहाँ पे एक खाड़ी है फंडी की खाड़ी। फंडी की खाड़ी पे ज्वार भाटे बहुत बड़े बड़े आते हैं। सबसे बड़े ज्वार भाटे फंडी की खाड़ी पे आते हैं। क्यों? इसका कीपाकार आकार है, शंकुआकार आकार है, तो वहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे एक बड़ी खाड़ी है मैक्सिको की खाड़ी, पेट्रोलियम पाया जाता है यहाँ पर भी, मैक्सिको की खाड़ी। ठीक है, और भी हैं, बहुत सारी खाड़ियाँ हैं, जैसे कि ये वाला क्षेत्र है आपका, यहाँ पे फारस की खाड़ी है, यहाँ पे फारस की खाड़ी है। तो अब आपका काम है कि एक बार खाड़ियों को भी देखना। खाड़ी भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसकी भी लोकेशंस पूछी जाती हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट खाड़ियाँ कुछ इतनी हैं। ठीक है, आगे और चर्चा करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बैफिन की खाड़ी है, बैफिन की खाड़ी है, यहाँ पे हडसन की खाड़ी है। सब मानचित्र पे है, एक बार मैप उठाना है, मैं आपको पूरा तरीका दे रहा हूँ, इसी तरीके से अपने मैप पे भी काम कीजिएगा। ओवरऑल बाकी लोकेशन में दिखा रहा हूँ आपको। बैफिन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, फंडी की खाड़ी। ठीक है, जलसंधियाँ, डेविस जलसंधि यहाँ पर है। यहाँ पे लैब्राडोर सागर है, लैब्राडोर ठंडी जलधारा आती है। देखो महासागरीय धाराएँ 2 प्रकार की होती है। ठंडी महासागरीय जलधाराएँ, कभी आप आसमान से देखोगे तो आप देखोगे कि समुद्र बहुत तेज़ी से गति कर रहा है। ठीक है, वो महासागरीय जलधाराएँ होती हैं। तो ठंडी होती हैं, कुछ गर्म होती हैं। ठंडी महासागरीय वो धाराएं होती हैं जो ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर आती हैं, और जो विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाती हैं और गर्म जलधारा। बहुत आसान है, कुछ है नहीं। ठीक है, हर महासागर में जलधाराएं हैं। यहाँ पे अटलांटिक में उत्तरी अटलांटिक महासागर की जलधाराएं, दक्षिणी अटलांटिक महासागर की धाराएं। प्रशांत महासागर में उत्तरी प्रशांत महासागर, दक्षिणी प्रशांत महासागर की धाराएं। इसी प्रकार से हिंद महासागर में उत्तरी दक्षिण है क्या? यहाँ मानसून प्रभाव कर देता है, मानसून दिशा परिवर्तित कर देता है, तो यहाँ थोड़ा उल्टा है। ठीक है, हर जगह पे हम थोड़ा सा अलग से हट के हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ अलग परिस्थितियाँ, अलग है तरीका, उसकी बाद में चर्चा करेंगे। यहाँ पे कुछ उसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये आपके सागर भी हो गए, जितने भी सागर थे। ठीक है, लगभग हमने क्या क्या कर लिया अभी तक? ब्रह्मांड और सौरमंडल की संक्षिप्त जानकारी, महाद्वीपीय और प्लेटो दिशांत की संक्षिप्त जानकारी, महाद्वीप का संक्षिप्त परिचय, महासागर का संक्षिप्त परिचय, सागर का परिचय हो गया, जलसंधियाँ हो गई, झील हो गया, उससे संबंधित देश हो गए, नदी हो गए, पर्वत हो गए, पर्वत शिखर हो गए, मरुस्थल हो गए, पठार, ये तो बचा ही था। देखिए, अब पठार की बात करते हैं। बहुत सारे पठार हैं। देखिए, कोलंबिया का पठार, यूएसए पे चलते हैं। यूएसए में है कोलंबिया का पठार। पठार एक ऐसी संरचना होती है जो काफ़ी भूमि से ऊपर उठाव रखती है, लेकिन ऊपर से फ्लैट होती है। समुद्र तल से काफ़ी ऊपर उठाव होता है, लेकिन ऊपर से फ्लैट होता है। ठीक, तो यहाँ पर बहुत सारे पठार है। कोलंबिया का पठार, कोलंबिया नदी भी यहाँ पे बहती है। ऐसे ही कोलोराडो का पठार है, तो कोलोराडो नदी भी बहती है, उसी के नाम पे हो गया। यहाँ पे ओजार्क प्लेट्यू है, ओजार्क पठार। यूएसए की बात कर रहा हूँ। उत्तरी अमेरिका में 3 पठार याद रखना है, कोलंबिया का पठार, ओजार्क का पठार, कोलोराडो का पठार। मैच द फॉलोइंग में आएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे बोलेविया का पठार है, यहाँ पे बोलेविया का पठार है। ठीक है, एक चीज़ और यहाँ पे बता देता हूँ, कोटापैक्सी,
इक्वाडोर में है कोटापैक्सी, और ये विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। दरअसल मैंने आपको बताया था जो प्लेटें होती हैं उसमें से जो महासागरीय प्लेट होती है वो भारी प्लेट होती है, महाद्वीपीय प्लेट थोड़ा हल्की प्लेट होती है। महासागरीय प्लेट हमेशा मरेगी मतलब सबडक्ट होगी, ख़त्म होगी, नीचे जाएगी। भारी प्लेट जो होगी वही तो नीचे जाएगी। मान लीजिए एक दफ़े चर्चा करते हैं, 2 प्लेटें हैं, ये हो गई महाद्वीपीय प्लेट, ये हो गई महासागरीय प्लेट, ये हो गई कॉन्टिनेंटल प्लेट, ये हो गई ओशनिक प्लेट। महासागरीय प्लेट और ओशनिक प्लेट जब ऊपर आपस में आती हैं तो महासागरीय प्लेट नीचे चली जाती है, महाद्वीपीय प्लेट ऊपर रहती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और जब 2 महासागरीय मिल रही होंगी तो देखते हैं कि कौन कितनी बड़ी है, किसमें सघनता ज़्यादा है। जो ज़्यादा सघन होगी वो ज़्यादा भारी होगी, वो नीचे जाएगी। ठीक है, तो जब एक प्लेट मर रही होती है, यहाँ पे देखिए ना, ये पूरा क्षेत्र है ये जितने पर्वत बने हुए हैं, प्लेट वृत्ति सिद्धांत इनकी परिभाषा बताता है कि क्यों ये पर्वत बने। ऐसे कैसे कोई पर्वत आ गया, प्लेटें आपस में मिल रही हैं जिसके कारण से वलन पड़ गया यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर बहुत सारे ये वाला क्षेत्र देखो, हिमालय में एक भी ज्वालामुखी नहीं मिलेगा। क्यों? हिमालय परिणाम है कॉन्टिनेंटल प्लेटों का मिलने का। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपका महासागरीय प्लेट और महाद्वीपीय प्लेट मिल रही है, जिस कारण से एंडीज पर्वत श्रेणी, रॉकीज पर्वत श्रेणी, इन सब पे क्या है, ज्वालामुखी है। हिमालय में नहीं है, इनमें है। ठीक है, तो यहाँ पे एक ज्वालामुखी है, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी, जिसका नाम है कोटापैक्सी, इक्वाडोर में पड़ता है, याद रखिएगा। ठीक है, और एक निष्क्रिय ज्वालामुखी भी है, ठीक है, विश्व का, इसका नाम है ओजेस डेल सलाडो। ये विश्व का सबसे ऊंचा निष्क्रिय ज्वालामुखी है, चिली में पड़ता है, ओजेस डेल सलाडो। तो सबसे ऊंचा वाला कोटापैक्सी और सबसे ऊंचा वाला निष्क्रिय। सक्रिय ज्वालामुखी होता है कि आते थोड़ी दिनों बाद बताता रहता है कि मैं जिंदा हूँ। ठीक है, कभी गैस निकल गई, कभी खुद आ गया पूरा बाहर निकल के। ठीक है, और ये बताता है कि भाई मेरा काम ख़त्म। ठीक है, 100 साल 1.5 साल शांत बैठा है, चुपचाप, कोई पता ही नहीं, कोई गतिविधि नहीं हो रही। ठीक है, तो यहाँ पे ये निष्क्रिय हो जाते हैं, कुछ कार्य ही नहीं करते। जैसे कि भारत में एक सक्रिय ज्वालामुखी है, बैरन द्वीप, है ना, और निष्क्रिय बहुत सारे हैं, नारकोंडम में है, बहुत सारे हैं, उनकी चर्चा नहीं करेंगे। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पठारों की। पठारों में पहला मैंने बोलेविया का बताया, दूसरा पैटागोनिया का पठार भी है। बोलेविया का पठार, दूसरा पैटागोनिया का पठार। बोलेविया का पठार, पैटागोनिया का पठार। यहाँ पे कोलंबिया का पठार, कोलोराडो का पठार, ओजार्क का पठार। यहाँ पे पठार ही पठार है, अबिसीनिया का पठार। ठीक है, जब कभी आप शिप से अपनी यहाँ से गुजरोगे तो आप देखोगे कि पूरी दीवार खड़ी है, बहुत बड़ी, पूरा पठार, ये काफ़ी ऊंचा उठा हुआ। जब बहुत ज़्यादा ये जो ग्लेशियर पिघल जाएंगे, जल स्तर बढ़ जाएगा समुद्र का, तो यही जिंदा रहेगा, बाकी सब चले जाएंगे। अभी बहुत सस्ती ज़मीनें हैं यहाँ पे। ठीक है, विदेश में आप अफ्रीका में ले सकते हो, ज़रूरी नहीं है सब डूब जाएगा। आने वाला समय ख़राब है, अपनी पीढ़ियों को बसाने के लिए इंतज़ाम कर लीजिए। तो ये जो है काफ़ी ऊंचा है। यहाँ पे अबिसीनिया का पठार है, ठीक है, काफ़ी बड़ा पठार, और भी बहुत सारी पठार है यहाँ पे। ठीक है, कटंगा प्लेटू है, बहुत सारे हैं, चर्चा करेंगे बाद में कभी। आगे बढ़ते हैं, ये वाला क्षेत्र, यहाँ भी पठार है। आप तो सबसे पहले हमारा दक्कन का पठार, इसे तो बात ही करेंगे। छोटा नागपुर का पठार, यहाँ पे मालवा का पठार है, यहाँ पे पामीर का पठार है, यहाँ पे तिब्बत का पठार। विश्व की छत किसे बोलते हैं? पामीर के पठार को। सबसे ऊंचा तिब्बत का है, विश्व की छत। छत मतलब समझते हो ना, मेरे घर में छत है, जाके खड़े हो, तो यदि कभी पूरा विश्व देखना हो तो छत में चले जाइएगा। विश्व का छत सबसे ऊंचाई पे बैठा हो तो पामीर का पठार है यहाँ पे। तिब्बत के पठार का हिस्सा ही है पामीर का पठार। और तिब्बत का पठार बहुत बड़ा है, बहुत ऊंचा है। ठीक है, ऊंचा भी है और बहुत बड़ा है, बहुत विस्तृत पठार है। यहाँ पे टकला मकान है, टकला मकान का पठार कहाँ पर पड़ता है? चाइना में। मंगोलिया का पठार भी है। ठीक है, यहाँ पे मंगोलिया का पठार है। और यहाँ पे किम्बरले पठार है, ऑस्ट्रेलिया में किम्बरले पठार है, किम्बरले पठार। तो विश्व के सारे पठार भी हो गए। एक बार फिर से पठार दिखा देता हूँ आपको। कोलोराडो का पठार, ओजार्क का पठार, कोलंबिया का पठार, यहाँ पे आपका बोलेविया का पठार है, पैटागोनिया का पठार है, यहाँ पे आपका अबिसीनिया कटंगा पठार है, यहाँ पे मंगोलिया का पठार है, यहाँ पे तिब्बत का है, यहाँ पे पामीर का है, यहाँ पे टकला मकान है, यहाँ पे छोटा नागपुर है, यहाँ पे दक्कन है, यहाँ पे और भी हैं, बहुत सारे हैं। किसको किसको याद करेंगे, है ना। मालवा का पठार भी है ना। तो ये हो गए आपके पठार। तो यानी कि हमारी पठारों की भी बात हो गई।
खाड़ी हमने देख ली, पर्वत शिखर पहले ही देख लिया, जलवायु और घास मैदान देख लिया, विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, ये भी हो गई चर्चा। अब क्या बचा इसमें, जो इसमें कुछ रह गया? लगभग हमने बहुत ही विस्तृत और बहुत ही डिटेल चर्चा की। ये चर्चा आपको काम आएगी। 2 से 3 बार इसको रिवाइज कीजिएगा, सुनिएगा। निश्चित तौर पे एग्ज़ाम के पहले आपको ये संजीवनी बूटी का काम करेगा। जब लग रहा होगा, आनन फानन में होगे, कुछ नहीं मिल रहा होगा, तो आपको मेरा ये वीडियो मिलेगा और कुछ नहीं, जो कम समय में आपको सब कुछ दे के जाएगा। हर सब्जेक्ट का आएगा। आने वाले समय में मेंस का भी लूँगा, मैं रीजनिंग का भी मास्टर वीडियो बनाऊँगा, मैं मैथ का भी बनाऊँगा, ठीक है। पॉलिटी का अवेलेबल है, पॉलिटी का आ चुका है, लोग क्लास नहीं आते तो ऐसे ही बोलते हैं। तो पॉलिटी का मास्टर वीडियो मैंने बनाया, 3 पार्ट में आ चुका है, 3 पार्ट पे अवेलेबल है। आप जाइए, पॉलिटी का आ चुका है, प्राचीन भारत का आ चुका है, मध्यकालीन भारत का आ चुका है, करंट अफेयर्स के तो कितने आ चुके हैं और वो हमेशा आते रहेंगे, एवरग्रीन टॉपिक, ठीक है। हिंदी का भी आएगा और पत्र लेखन का मैं बना चुका हूँ, पत्र लेखन का बना चुका हूँ, हिंदी का भी एक मास्टर वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। हिंदी में सब कुछ होगा एक साथ आता है, 150 नंबर की हिंदी है और बहुत सारे एग्जाम में हिंदी की एक ज़रूरत है, तो हिंदी का भी आएगा। आने वाले समय में सब कुछ आएगा, बस मेरा साथ देते रहना है, ठीक है। जैसे जैसे आप लोग साथ देंगे वैसे वैसे ये काम सतत प्रक्रिया गतिशील रहेगा। और पूरा मेंस में एक टॉपिक का बनाऊंगा, मैं IR का बनाऊंगा, विश्व भूगोल का बनाऊंगा, आधुनिक भारत का नेक्स्ट होगा। अब अगला जो इंतजार होगा वो आधुनिक भारत का होगा, ठीक है। विश्व का भूगोल ख़त्म, भारत का भूगोल ख़त्म, उसमें चाहूँगा तो एक और बना सकता हूँ, क्योंकि मुझे फिजिकल पढ़ाना है, थोड़ा फिजिकल पढ़ाना है और पढ़ाना भी चाहिए, बिना फिजिकल के बात नहीं बनती। तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। 1-2 चीज़ और यहाँ पे रह गई। आइबेरिया का प्रायद्वीप, थोड़ा प्रायद्वीप देख लेते हैं। देखो प्रायद्वीप है आइबेरिया का प्रायद्वीप में कौन कौन सा कंट्री आता है? आइबेरिया कहाँ पे? अरब नहीं, अरब प्रायद्वीप अलग है, आइबेरिया प्रायद्वीप अलग है। गड़बड़ करके आ जाओगे आप, इतना सब पढ़ाने का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो यहाँ पे ये वाला क्षेत्र, ये आइबेरिया का प्रायद्वीप है। इस पे आपका स्पेन है, पुर्तगाल है। कौन कौन सा है? स्पेन है, पुर्तगाल है। बाल्टिक राज्य मैंने बता ही दिया, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। स्कैंडिनेविया बता दिया, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, आइसलैंड, ठीक है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका भी आपको बता दिया। तो और लगभग हमारी कंप्लीट चर्चा हो गई है। अब आपका काम है इसको कई बार देखना, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ये मैं गारंटी लेता हूँ, ठीक। चलिए यहीं से इस बात को समाप्त करते हैं।